हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। कैसे हैं आप सब? आज का क्लास हमने 2 दिन पहले ही मैंने आपको नोटिफाई कर दिया था कि आज मैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स जो भी मैंने आपको पढ़ाए बायोमोलिक्यूल्स, उनके आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी। मैंने आपको फिजियोलॉजी पढ़ाना स्टार्ट की थी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। अभी हमने उसमें कुछ भी बात नहीं करी है मानव शारीरिकी में। सिंपल मैंने आपको बताया सेल के बारे में कि सेल क्या होते हैं। तो मैंने आपको सिंपल ये समझाया कि भाई सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। शरीर का निर्माण हमारे कोशिकाओं से होता है। कोशिका जीवित है, वो लाइव है, लिविंग है, ठीक है। लेकिन ये कोशिका भी तो किन्हीं चीजों की बनी हुई होती है। तो कोशिका आपके कार्बनिक और अकार्बनिक मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पदार्थ की बनी हुई होती है। क्लियर? कार्बनिक पदार्थ, जो भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन्हें बायोमोलिक्यूल्स के नाम से जाना जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब आपके क्या हैं? बायोमोलिक्यूल्स है और ये आपके सेल को बनाने में हेल्प करते हैं। इसकी बात हम कर चुके थे। फिर मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट का अलग वीडियो दिया, प्रोटीन का अलग वीडियो दिया, लिपिड्स आपको मैंने अलग पढ़ाए और आपको इनके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी, आपको अच्छे से इसको मैंने समझाया। तो उसी टॉपिक को हम आहार अगर पोषण में देखते हैं, अगर अपने फूड्स एंड न्यूट्रिशन में देखते हैं, तो ये 3 अलग अलग यूनिट्स हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट अलग है, प्रोटीन अलग है, फैट अलग है। एंड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई भी एग्जाम दीजिए जहां पर आप होम साइंस से रिलेटेड एग्जाम देने जा रहे हैं, यहां से प्रश्न आपके आता ही आता है। क्लियर है? तो इसी से 125 प्रश्नों को आज हम देखेंगे इस टॉपिक से, जहां मैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट से क्वेश्चंस पूछूंगी। जैसा मेरा स्टाइल है मैं हमेशा उसी तरीके से पूछूंगी। कुछ क्वेश्चन बेस्ड भी होंगे, कुछ वन वर्ड भी होंगे, कुछ मैं ओरल भी आपसे पूछूंगी, ठीक है। वन वर्ड आपके आते नहीं है। आपको हमेशा एग्जाम में 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 में से एक आपको चूज करना होगा, लेकिन मैं वन वर्ड में पूछ लेती हूँ, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट कर लें स्टूडेंट। आप लोग मेरे साथ लाइव चैट में कनेक्ट कर लीजिए। आप सब मेरे साथ लाइव चैट में हैं, मैं आपके साथ वहां पर मौजूद हूँ। आप लोग क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन एक पॉलीसेकेराइड नहीं है? पॉलीसेकेराइड मतलब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं, शुगर्स की बात कर रहे हैं। तो बताइए पॉलीसेकेराइड्स कौन नहीं है? सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च या सुक्रोज? जल्दी जल्दी से सारे बच्चे आंसर करेंगे। टॉपिक को अब मैं यहाँ पर जो है आपको डिटेल में नहीं समझाऊंगी। जिन्होंने मेरे टॉपिक्स वाला ये वीडियो नहीं देखा है, वो देखना चाहते हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। फूड्स एंड न्यूट्रिशन वाला जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें आपको तीनों मेरी बोर्ड वाली क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक फूड्स एंड न्यूट्रिशन का है तो मैंने आपको उसमें वहां पर ऐड कर दिया है। कौन एक पॉलीसेकेराइड नहीं है? तो आपके देखिए सुक्रोज जो है वो पॉलीसेकेराइड नहीं है, जबकि सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च ये तीनों आपके पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को हम 3 में डिवाइड करते हैं, मोनोसेकेराइड्स में, ओलिगोसेकेराइड्स में एंड पॉलीसेकेराइड्स में, ठीक है। मोनोसेकेराइड सिंगल सिंगल यूनिट होती हैं। जब सिंगल सिंगल वो मोनोसेकेराइड्स की 10 यूनिट कम से कम मिल जाती हैं तब आपके ओलिगोसेकेराइड्स बनते हैं। ओलिगोसेकेराइड्स में ही आपके डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, पेंटासेकेराइड्स आते हैं, लेकिन हम सिर्फ डाई को पढ़ते हैं। तो सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज आपके डाइसेकेराइड्स के एग्जांपल हैं, जबकि पॉलीसेकेराइड जो कि बहुत लंबी लंबी चेन होती हैं ग्लूकोज की, जहां पर बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स आपस में जुड़े होते हैं, तो उसमें आपके स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, इनोलिन और आपके बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं। मैंने आपको पॉलीसेकेराइड्स पढ़ा दिए हैं, ठीक है। वेरी गुड, सबका आंसर सही होगा। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा उत्पादन हेतु कोशिकीय ईंधन होता है? मतलब बताइए सेल का फ्यूल क्या है? इसमें से विटामिन्स है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ऑल? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सारे बच्चे। देखिए आपकी जो सेल होती है ये भी तो जीवित है, इसको भी तो भूख लगती है, इसको भी तो एनर्जी की जरूरत है। तो जब आप क्या करते हो, आपको अगर सर्दी लगती है तो आप एनर्जी के लिए क्या करते हो? आप आग जलाते हो, अंगीठी जलाते हो, है ना, आप आग जलाते हो। तो जब कुछ भी बर्न होता है तो उसमें से क्या निकलती है? उसमें से हीट निकलती है, हीट निकलती है और आपकी क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है ना। एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है, CO2 निकलती है कि नहीं निकलती है? सिमिलरली सेल्स को क्या चाहिए एनर्जी के लिए? सेल्स जो आप फूड लेते हो, जो भी आप फूड खाते हो, तो उसमें जो ग्लूकोज होता है ना, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो सेल का खाना होते हैं। क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, बेसिकली ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स। सेल ग्लूकोज को क्या करती हैं? बर्न करती हैं एनर्जी के लिए। अब उसमें से वैसी आग तो नहीं निकलेगी जैसे आप आग जला लेते हो, अंगीठी जला लेते हो, लेकिन हाँ हीट निकलेगी एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है, हीट निकलेगी। और एटीपी, वही जो एटीपी एनर्जी जो निकलती है, जो कि आप यूज करते हो,
वो एटीपी ही क्या है, सेल की, आपकी बॉडी की करेंसी है, उसे बोलते हैं करेंसी ऑफ द बॉडी। सेल की करेंसी क्या है, सेल की मुद्रा क्या है, सेल के पास खजाना क्या है, पैसा क्या है, सेल का खजाना ही है एटीपी। ठीक है, एटीपी जिसको आप बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी। हमारी बॉडी एटीपी की फॉर्म में ही तो एनर्जी लेती है, और ये एटीपी कहाँ से निकलती है, जब ग्लूकोज को सेल बर्न करती हैं अपने अंदर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारे अंदर दोनों क्रियाएं होती हैं, ग्लाइकोलाइसिस भी होती है, क्रेब्स साइकिल भी होती है। ये भी मैं पढ़ाऊंगी आपको, हालांकि मैंने कई बार आपको बताया है। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज का विघटन होता है, ग्लूकोज टूटता है, जो आपने ग्लूकोज लिया वो सेल्स यूज करेंगी, उसको वो सेल कहाँ तोड़ लेती हैं, साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में तोड़ लेती हैं। कोशिका द्रव्य में वो जो है पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये पाइरुवेट कहाँ जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया फिर इसके ऊपर काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो साइकिल चलती है उसे क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। देन फिर हमको मिलती है एटीपी, एनर्जी मिलती है। ठीक है, समझ में आ गया, ये सब आप जानते भी हैं, आपने पढ़ा भी है। इन सब चीजों को हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है, जनरल नॉलेज है, आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया। कोशिकीय ईंधन क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। नेक्स्ट देखिए, शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, शरीर के लिए ऊर्जा का मेन सोर्स क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वसा है, लिपिड है। जल्दी जल्दी आंसर करिए। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है बॉडी के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, देखिए फैट से बेशक हमको जो है 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरीज मिलती है। ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स 4 किलो कैलोरीज देता है, 1 ग्राम प्रोटीन भी हमें 4 किलो कैलोरीज देता है। हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, 1 ग्राम फैट से बर्न होने से मिलती है। लेकिन फैट से एनर्जी बॉडी नहीं लेती, फैट से एनर्जी बॉडी नहीं लेती, बॉडी को ग्लूकोज ही चाहिए, वो ग्लूकोज को ही पहचानता है। जब ग्लूकोज की कमी हो जाती है ना, किसी भी कारणवश आपका ग्लूकोज आपकी बॉडी मेटाबोलाइज नहीं कर पाती है, यूज नहीं कर पाती है, उसका उपयोग नहीं कर पाती है, तब जाकर के वसा के टूटने का नंबर आता है। ठीक है, भले ही बेशक वो आपके 9 किलो कैलोरी देता है, लेकिन शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य सोर्स, मेन सोर्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, कार्बोहाइड्रेट की कमी को पूरा करने के लिए आपको क्या खाना चाहिए बताइए, गाजर खानी चाहिए, चना खाना चाहिए, मांस खाना चाहिए, चावल खाना चाहिए, कैरेट खानी चाहिए, चना खाना चाहिए, मीट खाना चाहिए, राइस खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स की कमी को पूरा करने के लिए आपको बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, कहाँ से मिलेंगे, आंसर करेंगे सारे बच्चे, चावल खाना चाहिए, बिल्कुल चावल, जिसमें आपको मंड मिलेगा, स्टार्च मिलेगा। ठीक है, स्टार्च क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हाँ, आपको क्वेश्चंस समझ में आने चाहिए स्टूडेंट्स, और आप ये बेसिक्स ही क्वेश्चंस रहेंगे सारे, क्योंकि मैंने आपको बहुत बेसिक ही समझाया है, और जितने भी क्वेश्चंस मैं बना सकती थी मैंने बनाए हैं। बाकी मैं आपकी बुक्स में जो दिए हैं या जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सब मैं आपसे ओरल पूछ लूंगी। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कार्य करता है, कैसे काम करता है, एंजाइम की तरह, उत्प्रेरक मतलब कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है, ऊर्जा सोर्स की तरह काम करता है, मतलब एनर्जी सोर्स की तरह काम करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, या बिल्डिंग मटेरियल है, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, शरीर की कोशिकाओं का, ऊतकों का निर्माण करते हैं। बताइए किसकी तरह काम करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, सारे बच्चे आंसर करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आपके, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 3 ऊर्जा सोर्स है। ठीक है, एनर्जी सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट का काम ही है शरीर को एनर्जी प्रदान करना। ठीक है, प्रोटीन्स का काम ही है बॉडी बिल्डिंग करना, वसा का काम ही है शरीर के ताप को नियंत्रित रखना, शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, ये सब मेन फंक्शंस हैं इनके। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है बताइए। मैंने आपको पहले दिन बताया था जब कार्बोहाइड्रेट्स बताए थे कि ये कुछ नहीं है, ये कार्बन है और हाइड्रेट्स हैं, कार्बन है और पानी पानी है, कार्बन है और आपके क्या है, पानी पानी है। तो पानी पानी में क्या होता है, H होता है, और हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, ये दोनों मिलकर तो पानी बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो बताइए इसका रेशियो कितना होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो बताइए कितना होता है। जल्दी जल्दी सारे बच्चे आंसर करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आ भी चुका है। यस, 1:2:1, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 1:2:1 जो है आपके में क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, निम्न में से किस पदार्थ को आप जंतु स्टार्च, एनिमल स्टार्च के नाम से जानते हैं। सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजन है, काइटिन है या लिपिड है।
किस पदार्थ को आप जंतु स्टार्च के नाम से जानते हैं, बताइए। आंसर करिए। निम्नलिखित में से किस पदार्थ को आप एनिमल स्टार्च, जंतु स्टार्च के नाम से जानते हैं? देखिए, जंतु मतलब हम, एनिमल्स, एनिमिलिया हम हैं एनिमल्स। हम एनिमल्स कैटेगरीज में तो आते हैं, हम ह्यूमंस एनिमल्स में ही आते हैं, ठीक है। जब आप कभी भी आपने 10th में अगर 10th तक साइंस पढ़ी है तो आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा एनिमल किंगडम का, तो हम एनिमिलिया तो है, हम एनिमल किंगडम में ही तो आते हैं। तो हमारे अंदर जो स्टार्च या ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड होता है, ठीक है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर्ड होता है। अभी एक क्वेश्चन आएगा, वहां पे मैं आपको पॉलीसेकेराइड्स को ना एक बार एक अलग तरीके से समझाऊंगी। मैंने आपको पॉलीसेकेराइड्स बताए थे, होमो होते हैं, हेटेरो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, है ना। होमो पॉलीसेकेराइड्स वो होते हैं जो एक जैसी यूनिट से बने होते हैं, जैसे ग्लूकोज का बना हुआ होता है ग्लाइकोजन, जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। सिमिलरली स्टार्च भी क्या है, ग्लूकोज है। इनुलिन मैंने आपको बताया था क्या है, वो फ्रक्टोज का पॉलीमर है, ठीक है। फ्रक्टोज के सारे अणु जुड़ जाते हैं आपस में तो क्या बनता है, इनुलिन बनता है, इनुलिन, क्लियर है। और लेकिन मैंने आपको हेटेरो पॉलीसेकेराइड बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि एक फ्रक्टोज, एक ग्लूकोज फिर एक फ्रक्टोज, अलग अलग मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं ना। तो ऐसा पॉलीमर हेटेरो पॉलीमर कहलाता है, मतलब उसमें अलग अलग अणु आपस में जुड़े हुए हैं, अलग अलग प्रकार के अणु आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए वो हेटेरो पॉलीमर हो जाता है। उसका एग्जाम्पल था पेप्टिडोग्लाइकन। एक मैं आपको बताऊंगी होमोपॉलीमर्स ही जो होते हैं, ये जो होमोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं ये फर्दर 2 में डिवाइड होते हैं आके। अभी मैं आपको आगे जब क्वेश्चन आएगा तब इसको समझाऊंगी, तब आपको और अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाएगी। हाँ, तो जंतु स्टार्च ग्लाइकोजन है। देखिए, दुग्ध शर्करा है, बताइए मिल्क शुगर के नाम से आप किसे जानते हैं? मिल्क में कौन सी शुगर पाई जाती है, ठीक है, मिल्क में आपके कौन सी शुगर पाई जाती है? जल्दी जल्दी आंसर करिए। वेरी गुड, मिल्क शुगर इज नोन एज लैक्टोज। लैक्टोज आपके क्या है, दुग्ध शर्करा है, क्लियर है। एक क्वेश्चन मैं आपसे यहीं पर ओरल पूछ लेती हूं क्योंकि दूध की बात हो रही है। बताइए, दूध में जो आपका दूध होता है किसका प्रतिशत अधिक होता है? दूध में किसका प्रतिशत अधिक होता है? ऑप्शन है आपके पास प्रोटीन का, ऑप्शन है आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स का, ऑप्शन है आपके पास विटामिन का, ऑप्शन है आपके पास फैट्स का। इसमें 4 ऑप्शंस में से बता दीजिए, निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत आपके दूध में अधिक होता है? ह्यूमन मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क जिसको आप बोलते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ मिल्क में आपको वीडियो दे चुकी हूं। जो मुझसे बोलते हैं मैम आप इसकी भी क्लासेस ले लो, मुख्य सेविका की, कुछ अलग थोड़े ही मुख्य सेविका में। अब ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स नहीं है क्या मुख्य सेविका के सिलेबस में है? मैं आपको एक एक चीज समझा चुकी हूँ। बस हाँ, मैं स्पेशल से मुख्य सेविका लिख के क्लास नहीं देती, मैं सिर्फ आपको होम साइंस लिख के क्लास देती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ये मुख्य सेविका के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उतना ही मुख्य सेविका के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप पढ़िए, आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो। वेरी गुड। देखिए, अगर दूध की बात करते हैं, दूध में वैसे तो सबसे ज्यादा परसेंटेज वाटर का होता है, ठीक है, लगभग 80% वाटर होता है दूध में। लेकिन जब हम न्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं ना, तो दूध में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं, प्रोटीन ज्यादा नहीं होते हैं। आप लोग प्रोटीन लगा देते हैं, कुछ बच्चे ये सोचते हैं अरे दूध है, प्रोटीन का अच्छा साधन है तो प्रोटीन आंसर होना चाहिए, परंतु दूध को मैंने आपको पढ़ाया है। और अगर जिन्होंने पढ़ा है और जो जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, दूध में सबसे ज्यादा मात्रा जल की होती है, जल के बाद दूध में जो मात्रा होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स की ज्यादा होती है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की ज्यादा होती है। अगर हम ह्यूमन मिल्क की बात करें तो 4.9% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, और प्रोटीन जो होते हैं वो 3.5। कार्बोहाइड्रेट के बाद फैट, फैट के बाद प्रोटीन्स के नंबर आते हैं। चलिए, ह्यूमन मिल्क मैं पढ़ा चुकी हूं, आप देख सकते हैं। लैक्टोज निर्मित होती है, लैक्टोज दूध की शर्करा है, ये किससे मिलती है आप बताइए। यहां पर मुझे ये पॉलीसेकेराइड है, ये मोनोसेकेराइड है, ये डाइसेकेराइड है, क्या है? आंसर करिए फटाफट से। लैक्टोज किससे निर्मित होती है? और जो मैंने आपसे क्वेश्चन एक ओरल में पूछा है उसका भी आंसर लिखिए। लैक्टोज कैसे बनती है? फ्रक्टोज गैलेक्टोज के मिलने से बनती है, ग्लूकोज ग्लूकोज के मिलने से बनती है, ग्लूकोज गैलेक्टोज के मिलने से बनती है, या ग्लूकोज फ्रक्टोज के मिलने से बनती है? जल्दी बताइए। लैक्टोज किससे मिलके बनती है? लैक्टोज आपके ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से बनती है। किसके मिलने से बनती है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से आपके एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, एक गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल मिलके दोनों आपस में क्या बनाते हैं? लैक्टोज बनाते हैं। लैक्टोज क्या है? मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है? आंसर करिए जल्दी जल्दी बच्चे, सारे बच्चे आंसर करिए, और एक दूसरे को टीपेंगे नहीं, नकल नहीं करेंगे, क्योंकि आप बहुत पढ़ चुके हैं इस चीज को। मैंने आपको और ज्यादा इलेबोरेट करके पढ़ाया है, आप सबने बोला है मैम बहुत अच्छे से समझ में आया।
तो सही आंसर करिए, ठीक है, वेरी गुड, इट इज अ डाइसेकेराइड। क्या है ये? डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल है लैक्टोज, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से जटिल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बताइए। जटिल कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक तो आपके यही होते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। ओलिगोसेकेराइड में ही डाइसेकेराइड आते हैं। अब मैंने आपको उसी दिन बताया था मोनोसेक्राइड्स को हम साधारण शर्करा बोल सकते हैं, जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ये साधारण शर्करा है, ठीक है। दोहरी शर्करा कौन से हो जाएंगे? डाइसेक्राइड्स हो जाएंगे, क्योंकि उसमें दो दो मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं आपस में, वो दोहरी शर्करा है। तो माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज आपके दोहरी शर्करा के एग्जांपल्स हैं। और आपको उस दिन मैंने बताया था और आपको भी पता है कि पॉलीसेक्राइड्स को हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स या जटिल कार्बोहाइड्रेट्स के नाम से जानते हैं। व्हाई दे आर कॉम्प्लेक्स? They are complex because they are a large molecule of glucose। ये लंबे लंबे जटिल हैं, बहुत सारे ग्लूकोज के अणु आपस में जुड़े हुए हैं। हमारी बॉडी इतनी इजीली इन्हें नहीं पचा सकती, ठीक है। इनके ऊपर बहुत सारे एंजाइम्स को काम करना पड़ता है और अलग अलग जगह पे पोर्शंस में एंजाइम को काम करना पड़ता है। तो जटिल कार्बोहाइड्रेट्स आपके हैं यहाँ पर मंड। मंड मतलब होता है आपके स्टार्च। मंड का मतलब क्या होता है? आपके स्टार्च। जो आप आटे में खाते हो, जो आप चावल में खाते हो, वो स्टार्च खाते हो आप, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, और ये जटिल कार्बोहाइड्रेट्स है, आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है। तो पॉलीसेकेराइड्स आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, यस, पॉलीसेकेराइड्स आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। पॉलीसेकेराइड्स आपके जटिल कार्बोहाइड्रेट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से किसे इनवर्ट शुगर के नाम से भी जाना जाता है? कौन है इसमें से इनवर्ट शुगर के नाम से भी जाना जाता है? जल्दी बताइए। सुक्रोज, फ्रक्टोज, डेक्सट्रोज, ग्लूकोज, आंसर कीजिए। सुक्रोज को ही आपके इनवर्ट शुगर के नाम से जाना जाता है। सुक्रोज आपको, जिसको आप घरेलू शर्करा के नाम से भी जानते हो, ठीक है, टेबल शुगर के नाम से भी जानते हो, घरेलू शर्करा के नाम से भी जानते हो। तो ये क्या है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके 2019 में, टीजीटी 2019 में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। डैश घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम है, तो क्या है बताइए इसमें से? घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम है, यहीं पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। घरेलू शर्करा किसे बोलेंगे आप? किसको बोलेंगे? सुक्रोज को, ठीक है। टीजीटी 2019 का ये क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है आपसे कि निम्नलिखित में से घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम है। तो सुक्रोज, टेबल शुगर घरेलू शर्करा के नाम से जानी जाती है, इसी को आपके इनवर्ट शुगर भी बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? टीजीटी 2019 में कार्बोहाइड्रेट से 4 क्वेश्चन आए थे। 4 क्वेश्चन मेरी आंखों के सामने रखा हुआ है पेपर। 4 क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट से टीजीटी 2019 में पूछे गए। पहला क्वेश्चन तो यही था कि घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम क्या है, तो सुक्रोज है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन सुनिए, पौधों का मुख्य भंडारण पॉलीसेकेराइड है। पौधों में पॉलीसेकेराइड्स है, ठीक है। पौधों का मुख्य भंडारण क्या होता है? स्टार्च, शक्कर, कार्बोहाइड्रेट, वसा। आंसर करिए। पौधों में क्या भंडार होता है? जैसे जंतु स्टार्च ग्लाइकोजन है, वैसे ही पौधों में जो स्टार्च होता है, स्टार्च जिसे हम मंड बोलते हैं, वो उनमें क्या होता है? भंडारण होता है। यही चीज मुझे आपको समझानी है और मैं अच्छे से समझाऊंगी आपको। जब हम पॉलीसेकेराइड्स की बात करते हैं ना, पॉलीसेकेराइड्स की, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपके होमो, ठीक है, और एक होता है आपके हेटेरो। ये मैं आपको दोनों समझा चुकी हूँ। होमो सेम एक जैसे स्टार्च में सारे ग्लूकोज के अणु हैं, ग्लाइकोजन में सारे ग्लूकोज के अणु हैं, इनुलिन में सारे फ्रक्टोज के अणु हैं, ठीक है। लेकिन हेटेरो क्या है? एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज, पेप्टिडोग्लाइकन इसका एग्जाम्पल था। ये जो होमोसेक्राइड्स होते हैं ना स्टूडेंट, ये फर्दर 2 भाग में डिवाइडेड होते हैं। यहीं पर आप सुन लीजिए, ये जो होमोसेक्राइड्स होते हैं ना, ये 2 भाग में डिवाइडेड होते हैं। कैसे? कुछ होमोसेक्राइड आपके स्टोरेज बनाते हैं, मतलब शरीर में या जगह पे भंडार बनाते हैं, भंडार की तरह एकत्रित हो जाते हैं। कुछ जो होमोसेक्राइड्स होते हैं, होमोपॉलीसेक्राइड्स होते हैं, वो क्या करते हैं? भंडार बनाते हैं, स्टोरेज फॉर्म बनाते हैं, जैसे स्टार्च और ग्लाइकोजन। जैसे स्टार्च और ग्लाइकोजन, स्टार्च और ग्लाइकोजन। जंतु में ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर हो जाता है। पौधों में जो ग्लूकोज होता है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। समझ में आ रहा ना? ये स्टोरेज तो फॉर्म बना रहे हैं, ये भंडार तो बना रहे हैं एक बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर भंडार घर है, क्या है? ग्लूकोज का, ग्लाइकोजन। पौधों के अंदर क्या है? स्टार्च। लेकिन आपको पता है पौधों में सेल्यूलोज भी तो पाया जाता है, और सेल्यूलोज भी तो पॉलीसेकेराइड है, बताया है ना मैंने ये चीज। तो सेल्यूलोज जो है ना, वो किस कैटेगरी में आएगा? वो आएगा आपके स्ट्रक्चर बनाने की कैटेगरी में, स्ट्रक्चर बनाने की कैटेगरी में, संरचना बनाने की कैटेगरी में। तो मैं आपको ये समझाना चाह रही हूं कि जो होमोपॉलीसेकेराइड्स है ना, ये फर्दर 2 में डिवाइड हो जाते हैं। कुछ तो भंडार बनाते हैं, समझ में आ रहा है? कुछ क्या करते हैं? संरचना बनाते हैं।
तो पौधों की अगर हम बात कर लें तो पौधों की संरचना बनाने में, ये डिजाइन बनाने में पत्ती की सेल्यूलोज हेल्प करता है, सेल्यूलोज हेल्प करता है। तभी तो आप जब ये मूली के पत्ते, मेथी या कोई भी चीज आप पत्ते वाली खाते हो, तभी तो आप फिर सेल्यूलोज बॉडी के अंदर ले पाते हो। क्यों? क्योंकि वो बना ही सेल्यूलोज का है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आप जो पालक खाते हो, आप मूली के पत्ते खाते हो, आप अभी साग खाते हो, इस समय खूब हरी हरी सब्जियां आप खाते हो, हरी हरी सब्जियां हैं, सब में सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज क्या करता है? सेल्यूलोज प्लांट का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है। प्लांट की जो ये पत्ती है, ये जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, ये सेल्यूलोज की बनी होती है। तभी तो आपकी बॉडी में सेल्यूलोज जाता है। और जो जानवर होते हैं जुगाली करने वाले, वो खूब उसकी जुगाली कर करके गाय आए तो पचा लेती है, लेकिन हमारे अंदर वो नहीं पचती, बट वो हमारे लिए जरूरी है फाइबर्स। हमारे सेल्यूलोज को तो फाइबर बोलते हैं, वो हमारे लिए जरूरी है, वो हमारे पॉटी वगैरह को बल्क प्रोवाइड करते हैं। ये चीज आपको समझाई है मैंने। मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि आप ये चीज समझो, पौधों में तो सेल्यूलोज भी पाया जाता है। तो अगर मैं आपसे यहाँ ये क्वेश्चन पूछूं कि पौधों का मुख्य भंडारण पॉलीसेकेराइड है, और मैं आपको ऑप्शन में दूं स्टार्च और सेल्यूलोज, तो आप क्या आंसर लगाओगे? वही समझा रही हूं कि स्टार्च की फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर होता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है, लेकिन सेल्यूलोज प्लांट का स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसेकेराइड हो गया, ठीक है। और एक जो फॉर्म होती है वो होती है स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स, स्टोरेज होमोपॉलीसेकेराइड्स। होमोपॉलीसेकेराइड्स फर्दर दो में बट जाते हैं। स्टोरेज जो स्टोर का काम करे वो स्टोरेज, जो पॉलीसेकेराइड स्टोर का काम करे वो स्टोरेज, जैसे ग्लाइकोजन स्टोरेज, स्टार्च स्टोरेज। और जो संरचना बनाने में काम करें वो आपके होते हैं, कौन से होते हैं? वो आपके स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसेकेराइड बोलते हैं। जैसे सेल्यूलोज प्लांट का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है। काइटिन मैंने आपको बताया था ना, काइटिन कहां पाया जाता है? फंगस में, फंगस की सेल वॉल में पाया जाता है। तो फंगस की सेल वॉल मतलब सेल का स्ट्रक्चर बनाने में, फंगस को, फफूंद की स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करने वाला जो पॉलीसेकेराइड है वो काइटिन है। तो काइटिन चूंकि संरचना बना रहा है, काइटिन एक संरचना बना रहा है, एक आकार दे रहा है फंगस को, इसलिए ये संरचनात्मक होमोपॉलीसेकेराइड्स में आ जाएगा। समझ में आ रही है? इसलिए ये चीज मैं आपको समझा रही हूं। आप टीजीटी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, पौधों का मुख्य भंडारण पॉलीसेकेराइड है। अगर मैं आपको यहीं पर ऑप्शन में दूं स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन और काइटिन, तो आप क्या आंसर लगाओगे? भंडारण पॉलीसेकेराइड है। तो पॉलीसेकेराइड है, हमें पता है स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, काइटिन सब पॉलीसेकेराइड है। लेकिन अब मैम ने हमें एक चीज और बताई है कि पॉलीसेकेराइड दो में बंटते हैं, होमो में, हेटेरो में। हमें यह भी पता है कि होमो भी फर्दर दो में बंट जाते हैं। किसमें? स्टोरेज में, और आपके किसमें? स्ट्रक्चरल में। जो भंडार करें वो स्टोरेज वाले होते हैं, जो स्ट्रक्चर बनाए वो आपके स्ट्रक्चरल होते हैं। तो भंडार तो स्टार्च होता है, ग्लाइकोजन होता है, सेल्यूलोज तो होता ही नहीं है। सेल्यूलोज तो संरचना बनाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है पौधों का मुख्य भंडारण पॉलीसेकेराइड है तो वो स्टार्च होगा, क्योंकि ग्लाइकोजन की फॉर्म में तो ह्यूमंस में स्टोर होता है, और सेल्यूलोज तो स्टोर थोड़ी होता है, सेल्यूलोज तो संरचना बनाने में यूज होता है। तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। आई होप जो मैं आपको समझाना चाह रही थी वो आप समझ गए हैं सारे स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं एक बार फिर इसको बोर्ड पे समझाऊंगी, इस चीज को एक बार मैं फिर से बोर्ड पे समझाऊंगी ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। समझ में आ रहा है? तो ये टीजीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था कि पौधों का मुख्य भंडारण पॉलीसेकेराइड है। भंडारण मतलब स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है स्टार्च। अगर मैं आपसे यहीं पर क्वेश्चन बदल के पूछ दूं कि जंतु का प्रमुख स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, जो भी मैंने पहले भी पूछा था, ह्यूमंस में, एनिमल्स में, जंतुओं में स्टार्च वो जो है पॉलीसेकेराइड वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो आप बताओगे ग्लाइकोजन, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और आपके टीजीटी 2019 में पूछ चुके हैं, मैं फिर से आपसे यहीं पर पूछती हूं। स्टार्च साधारण मुख्य रूप में टूटता है, बताइए कहां से डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टार्च का? अगर किसी भी बच्चे ने ये क्वेश्चंस गलत किए ना तो आपके लिए शर्म की बात हो जाएगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है डाइजेशन वाला, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मतलब मैंने इतने अच्छे से आपको समझा दिए हैं, और जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं अगर वो अब भी ये क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके लिए शर्म की बात है। मैं तो साफ बोलूंगी शर्म की बात है। स्टार्च साधारण रूप में टूटना स्टार्ट होता है कहां में? मुख में, छोटी आंत में, अमाशय में, बड़ी आंत में। आप सब जानते हैं, अगर आप लर्निंग विद दिव्या से पढ़े हैं, कि स्टार्च का डाइजेशन मुंह से स्टार्ट हो जाता है। मुंह से, आपके मुख में 30% स्टार्च टूट जाता है, ठीक है। बाकी का 70% जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में टूटता है। अब तो पता नहीं कौन कौन पढ़ाने लगेगा 30%, मुझसे पढ़ करके 30% मुंह में टूटता है, 70% आंत में टूटता है। हालांकि कभी आज तक पढ़ाया नहीं गया होगा, पता ही नहीं था। अब तो सब पढ़ाने लग जाएंगे।
कॉपी तो करते ही है, खैर कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपने मेरे से रेगुलर पढ़ा है और डाइजेशन पढ़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, तो आपको पता है कि स्टार्च का डाइजेशन मुख से शुरू हो जाता है। ठीक है, छोटी आंत में नहीं, मुख से स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। 30% स्टार्च हमारे मुंह में टाइलिन नामक एंजाइम की वजह से टूट जाता है, माल्टोज में और डेक्स्ट्रिन में आपके डिवाइड हो जाता है। समझ में आ गया? ये 3 क्वेश्चन तो सामने सामने टीजीटी 2019 में पूछे जा चुके हैं, जो मैंने आपसे अभी पूछे हैं। ओरल क्वेश्चन भी पूछ रही हूं मैं आपसे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, बहुत कुछ समझा दिया मैंने यहाँ पर, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। हालांकि ये 12 नहीं है, 15वां-16वें नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं है। कार्बोहाइड्रेट का कौन सा वर्ग गैर चीनी माना जाता है, जिससे आप डायरेक्टली शुगर्स नहीं बोलेंगे? मैंने आपको ये चीज पढ़ाई, कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज शुगर्स, ठीक है, लेकिन एक इसमें ग्रुप ऐसा है जो गैर चीनी बोल दिया जाता है। क्यों गैर चीनी बोल देते हैं? क्योंकि वो मीठे नहीं होते, ठीक है, वो स्वाद में मीठे नहीं होते। जैसे लैक्टोज है, डाइसैकेराइड है, मीठी होती है, मीठी होती है। आप कोई भी फ्रूट खाओ, आपको थोड़ा सा मीठा लगेगा क्योंकि उसमें फ्रुक्टोज है, फ्रूट शुगर है, ठीक है, लेकिन स्टार्च है, सेलुलोज है, आप पत्ते चबा दो मूली के, आपको मीठे नहीं लगेंगे। आप चावल का मांड पी लो, आपको मीठा नहीं लगेगा। तो जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं ना, इन्हें गैर चीनी भी बोल देते हैं। ये है कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, इसलिए इन्हें गैर चीनी बोल दिया जाता है। ठीक, समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स को डैश के रूप में जाना जाता है। बताइए, कार्बोहाइड्रेट्स को किसके रूप में जाना जाता है? कार्बन के हाइड्रेट्स, कार्बोनेट, ग्लाइकोलिपिड, पॉलीसैकेराइड्स। सब ध्यान से आंसर करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स को डैश के रूप में जाना जाता है। जल्दी जल्दी बताइए। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन के हाइड्रेट्स हैं। पहले दिन ही मैंने आपको ये चीज बताई थी। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कुछ नहीं है, कार्बन है और हाइड्रेट्स हैं। कार्बन है और हाइड्रेट्स हैं, कार्बन है और पानी पानी है, ठीक है। तो कार्बन के हाइड्रेट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स। समझ में आ गया? तभी तो हम 1:2:1 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसका जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो अनुपात है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन से कार्बोहाइड्रेट के मुख्य कार्य है, प्रमुख कार्य हैं? देखो, ये वही क्वेश्चन आ गया जो मैं आपको इतनी देर से समझा रही थी। भंडारण, संरचनात्मक ढांचा, परिवहन सामग्री, या भंडारण और संरचनात्मक ढांचा दोनों। देखिए, निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य हैं। मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट्स जो जिसमें जो कैटेगरी है पॉलीसैकेराइड्स, ये दोनों काम करते हैं। ये स्टोरेज का भी काम करते हैं, मतलब भंडारण भी करते हैं, और संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चर बनाने में भी हेल्प होते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको समझा रही थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स भंडारण के लिए भी जरूरी है, संरचना बनाने में भी जरूरी है। तो भंडारण कैसे होगा? जैसे स्टार्च की फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर हो गया, प्लांट्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर हो गया, हमारी बॉडी में, लीवर में, मसल्स में, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करूं तो फंगस है, फंगस का स्ट्रक्चर बनाने में काइटिन हेल्प कर रहा है। प्लांट्स है, प्लांट्स को स्ट्रक्चर, प्लांट्स की संरचना, आकार बनाने में कौन हेल्प कर रहा है? सेलुलोज हेल्प कर रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट्स भंडार और संरचना ढांचा दोनों के लिए हेल्पफुल होते हैं। यही चीज मैंने अभी आपको पहले पॉलीसैकेराइड्स में अभी समझाई। उस दिन पता है स्किप हो गया, जब मैं आपको पॉलीसैकेराइड समझा रही थी वो मेरे से स्किप हो गया। मैं आपको दोबारा जब बोर्ड पे कभी क्लास लूंगी तो ये वाली चीज फिर से समझा दूंगी आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी, हालांकि आपको आ भी गई होगी। नेक्स्ट देखिए, अमीनो अम्ल के बहुलक क्या है? पॉलीमर्स बताइए अमाइनो एसिड्स के क्या होते हैं? अमाइनो एसिड तो मोनोमर्स होते हैं ना। मोनोमर्स मतलब सिंगल यूनिट्स हैं, छोटे छोटे अणु हैं। जहां भी लग जाता है टर्म मोनो मतलब सिंगल, पॉली मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। तो बताइए अमीनो अम्ल के बहुलक क्या होते हैं? अमाइनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनते हैं? प्रोटीन्स बनते हैं, है ना। दुनिया जगत का प्रोटीन जितना भी है, मेरा, आपका, हर जंतु का, हर आदमी का प्रोटीन कितने अमाइनो एसिड से मिलकर बना है? कितने अमाइनो एसिड से मिलकर बना है? ओनली 20 अमाइनो एसिड्स, ठीक है। जो 20 अमाइनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं, और वो 20 अमाइनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो जो संरचना बनती है उसे हम प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। हम हर चीज को प्रोटीन नहीं कहते। कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जिनके जुड़ने से, 20 अमाइनो एसिड्स के जुड़ने से हम उसे प्रोटीन बोलते हैं। तो अब प्रोटीन जो है, अमाइनो एसिड्स क्या है? मोनोमर है। और प्रोटीन क्या है? पॉलीमर है। मैं आपसे क्वेश्चन पलट के भी पूछ सकती हूँ, मैं पूछ सकती हूँ बताइए प्रोटीन का मोनोमर क्या है? सही है, मैंने आपसे पूछा अमाइनो एसिड्स का बहुलक क्या है, अमाइनो एसिड्स का पॉलीमर क्या है, तो आपने बता दिया प्रोटीन। मैं आपसे पूछ सकती हूँ बताइए प्रोटीन का मोनोमर क्या है?
प्रोटीन किसके बने होते हैं? तो आप बताएंगे मैम प्रोटीन अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। ठीक है, देखो यही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, लेकिन घुमा फिरा के एग्जामिनर पूछ लेते हैं, तो आपको हर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रोटीन की सबसे छोटी रचनात्मक इकाई क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन, बताइए क्या होती है? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन, सबसे छोटी रचनात्मक इकाई क्या है? प्रोटीन, पेप्टोन्स है, अमाइनो एसिड्स है, प्रोटीओज है या कार्बोहाइड्रेट है? तो हमें पता है प्रोटीन की सबसे छोटी, प्रोटीन किससे मिलके बना है? प्रोटीन अमाइनो एसिड्स के मिलके बना है। अमाइनो एसिड जो है या अमीनो अम्ल जो है प्रोटीन के मोनोमर्स हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड क्या है? प्रोटीन के मोनोमर्स हैं। अमाइनो एसिड्स के जुड़ने से ही, आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ने से ही अमाइनो एसिड्स के प्रोटीन्स का निर्माण होता है, ये आप सब जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि 1 वर्ष से कम आयु वाले शिशुओं को स्तनपान के स्थान पर कम प्रोटीन, कम कैलोरी के अल्प पोषण वाले आहार दिए जाएं, तो उनको कौन सा रोग होने की संभावना है? आंसर करिए। 1 वर्ष से कम का बच्चा है, ठीक है, उसको कम प्रोटीन दे रहे हैं, कम कैलोरी दे रहे हैं, मतलब पैम हो गया है बच्चे को, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, है ना? प्रोटीन भी कम दे रहे हैं, एनर्जी भी आप कम दे रहे हैं, तो कौन सा रोग होता है? पैम हम किसे बोलते हैं? मैरस्मस को बोलते हैं। ठीक है, मैरस्मस इज ऑल्सो नोन एज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। मैरस्मस जो बीमारी है जो कि प्रोटीन की कमी से होती है। ठीक है, ये प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी से होती है। और यहां पर एक क्वेश्चन आपका और सिद्ध हो रहा है, और ये क्वेश्चन आपके प्रोटीन में पूछा जा चुका है। जरा मैं निकाल लूं प्रोटीन, ये क्वेश्चन आपसे प्रोटीन में पूछा जा चुका है कि प्रोटीन और कैलोरी की संयुक्त कमी से होता है, प्रोटीन और कैलोरी की संयुक्त कमी से होता है मैरस्मस। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ऐसे, 1 साल से कम उम्र के बच्चों में जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है, या 1 साल तक के बच्चों में जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है? वो मैरस्मस होती है। तो आपको यहां पर ये चीज क्लियर हो रही है। ठीक है, मिल नहीं रहा मुझे वो क्वेश्चन, हालांकि मैं निकाल के तो बैठी हूं। खैर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे। ठीक है, हाँ, प्रोटीन और कैलोरी की संयुक्त बीमारी मैरस्मस है, इसे पैम के नाम से भी जानते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। और 1 वर्ष से कम के जो बच्चे होते हैं, मैरस्मस रोग जो है वो किसकी कमी से होता है? प्रोटीन ऊर्जा दोनों की कमी से होता है, 1 वर्ष से कम के बच्चों में होता है। इसलिए एक क्वेश्चन इसमें मिल गया है आपको, ये 1 वर्ष वाला भी। जब ढूंढो तो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, वरना आंखों के सामने भटकते रहेंगे। अब जब ढूंढ रहे हैं तो नहीं दिख रहे हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, ये चीज क्लियर तो हो गई है आपको, ये तो पता भी है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 18, निम्नलिखित में से कौन सा बाल, मांसपेशी और त्वचा का मुख्य घटक है? बताइए। बाल बनाने हैं आपको, मांसपेशी आपकी बननी चाहिए, आपकी स्किन बननी चाहिए, आपको क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए, वसा चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए? जल्दी जल्दी बताइए। हाँ जी बताइए, क्या आपको चाहिए? प्रोटीन चाहिए, आपको प्रोटीन चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आप बच्चे, शरीर की वृद्धि, नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व क्या है? शरीर की वृद्धि, ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ठीक है, नई कोशिकाओं, न्यू सेल्स के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व क्या है? एंजाइम, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन? जल्दी बताइए। प्रोटीन्स, क्या हो जाएंगे? प्रोटीन्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमाइनो एसिड्स की आवश्यकता होती है? बताइए, कितने अमाइनो एसिड्स मिलकर के आपके प्रोटीन का निर्माण करते हैं? जल्दी बताइए, कितने अमाइनो एसिड्स मिलकर के आपके प्रोटीन का निर्माण करते हैं? बिल्कुल 20 अमाइनो एसिड्स मिलकर के आपके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट बताइए, वसा की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? फैट्स की कमी से? बताइए। जनन शक्ति में कमी आती है, अरक्तता मतलब अनीमिया होता है, त्वचा, आंख और हड्डियों से संबंधित रोग होते हैं, या अनीमिया होता है? बताइए क्या होता है? वसा की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? देखिए, वसा की कमी से फाइनोडर्मा कॉज होता है। ठीक है, क्या कॉज होता है? फाइनोडर्मा। ये आप सब ध्यान रखिएगा, फाइनोडर्मा कॉज होता है वसा की कमी से। तो फाइनोडर्मा क्या है? त्वचा की बीमारी है ना, त्वचा की, स्किन की बीमारी है। बाकी हड्डियों से, आंख से संबंधित रोग आपको वसा की कमी से देखने के लिए मिलेंगे। फैट्स अगर कम होंगे तो फैट सॉल्युबल विटामिन भी कम होंगे, और फैट सॉल्युबल विटामिन क्या है? विटामिन ए, और विटामिन ए भी कम हो जाएगा। अगर आपकी बॉडी में फैट्स कम होंगे तो आपको आंख की बीमारी तो देखने के लिए मिलेगी ही,
डी भी आपके फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, तो आपको हड्डियों से संबंधित भी बीमारी मिलेगी। तो ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली आपसे पूछा गया है, ठीक है। आप बोलो मैम आंख और हड्डी का क्या संबंध है वसा से, तो इसके लिए आपको बता देते हैं। त्वचा तो है ही, डायरेक्टली वसा से संबंधित है, वसा की कमी होगी तो फाइनोडर्मा होगा। और जहां बॉडी में वसा की कमी हुई तो वसा में घुलनशील अमाइनो एसिड्स भी कम होंगे, विटामिन भी कम होंगे, है ना। विटामिन ए डी ई के वसा में तो घुलते हैं, आपके वसा में घुलनशील होते हैं। अब जब आपकी बॉडी में वसा ही नहीं है तो ए डी ई के घुलेंगे कहां पर, कैसे जाएंगे लीवर तक, कैसे स्टोर होगा विटामिन ए, कैसे आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी, कैसे आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी, ठीक है। तो सबसे संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यकृत और मांसपेशी में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? आपके लिवर में और आपके मांसपेशी में, मसल्स में ऊर्जा एनर्जी किस रूप में जमा होती है? कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। जी, किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 23, ट्राइग्लिसराइड्स क्या है बताइए। ट्राइग्लिसराइड्स को हम किसको ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं? प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, वसा को, खनिज को। ट्राइग्लिसराइड्स क्या है, जल्दी जल्दी बताइए। खनिज है, सॉरी खनिज क्या नहीं, वसा है। क्या है? वसा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मधुमेह रोग किस कारण होता है बताइए। मधुमेह मतलब डायबिटीज, शर्करा रोग, मीठा रोग, कुछ भी से बोल सकते हैं। डायबिटीज किसकी कमी से होता है, जल्दी बताइए। ग्लाइसिन की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से, हिस्टामिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से। डायबिटीज रोग किस कारण होता है? डायबिटीज रोग इंसुलिन की कमी से होता है। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर करेंगे सारे बच्चे। मैं ओरली क्वेश्चन पूछ रही हूँ, टीजीटी 2019 का क्वेश्चन है। डैश प्राकृतिक बहुलक है, डैश प्राकृतिक बहुलक है। बहुलक मतलब पॉलीमर है, ठीक है। डैश प्राकृतिक बहुलक है। ऑप्शंस है आपके पास, ऑप्शंस है आपके पास विटामिन, दूसरा ऑप्शन है आपके पास फैट, तीसरा ऑप्शन है आपके पास मिनरल्स। ये क्वेश्चन आ चुका है 2019 का। और चौथा क्वेश्चन है आपके पास, सॉरी ऑप्शन है आपके पास प्रोटीन। बताइए, आंसर करिए। सेम क्वेश्चन एज इट इज पूछा है मैंने। डैश प्राकृतिक बहुलक है, नेचुरल पॉलीमर्स है। क्या है? विटामिन है, फैट्स है, मिनरल्स है, प्रोटीन्स है। आंसर करिए। प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स, पॉलीसेकेराइड्स आर पॉलीमर्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीमर्स, बट फैट्स आर नॉट पॉलीमर्स, विटामिन्स आर नॉट पॉलीमर्स, मिनरल्स आर नॉट पॉलीमर्स, ठीक है। वसा पॉलीमर नहीं है, वसा बहुलक नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन टीजीटी 2019 का है। कुछ बच्चे जो तराजू लेके बैठते हैं ना कि ये टीजीटी के लिए है या नहीं है, टीजीटी के लिए है या नहीं है, तो उन्हें शायद अब समझ में आएगा कि हाँ जी, जो मैडम ने पढ़ाया है ये टीजीटी के लिए भी है ना। तो अब समझ में आ रहा होगा। और मैंने आपको बताया है कि प्रोटीन्स हेटेरोपॉलीमर है, हेटेरोपॉलीमर, ये बात ध्यान रखिएगा अपने दिमाग में, वो होमोपॉलीमर नहीं है। समझ में आ रहा है? यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोटीन कैसा पॉलीमर है, होमोपॉलीमर है, हेटेरोपॉलीमर है। हमेशा याद रखिएगा, प्रोटीन अलग अलग 20 अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। वो अमाइनो एसिड सेम नहीं होते हैं, उनमें ऊपर का स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन जो आर फंक्शनल ग्रुप होता है वो सब में अलग अलग होता है। प्रोटीन हेटेरोपॉलीमर है, हेटेरोपॉलीमर, होमोपॉलीमर का एग्जांपल नहीं है, बात ध्यान रखिएगा। टीजीटी 2019 का प्रश्न है वह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। माल्टोज निम्नलिखित दो शर्करा से मिलकर बनता है, बताइए। माल्टोज किन किन से मिलकर बनता है, किन दो मॉलिक्यूल से मिलकर माल्टोज बनता है? माल्टोज इसका मतलब डाइसेकेराइड है कि नहीं है? डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड है माल्टोज की पॉलीसेकेराइड है? डाइसेकेराइड है। जल्दी बताइए, किन दो शर्कराओं से मिलकर बनता है? ग्लूकोज ग्लूकोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज, ग्लूकोज गैलेक्टोज, ग्लूकोज सुक्रोज। जल्दी जल्दी आंसर करो स्टूडेंट। माल्टोज आपके ग्लूकोज ग्लूकोज से मिलके बनता है। नेक्स्ट बताइए, सुक्रोज किन दो शर्कराओं से मिलके बनता है? सुक्रोज, सुक्रोज किन दो शर्कराओं से मिलके बनता है? सुक्रोज भी आपके डाइसेकेराइड है। किससे मिलके बनता है? आपके ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बनता है, ठीक है। ग्लूकोज गैलेक्टोज से लैक्टोज बनती है, ग्लूकोज ग्लूकोज से माल्टोज बनता है, ग्लूकोज सुक्रोज से कुछ नहीं बनता है। नेक्स्ट देखिए, लैक्टोज निम्नलिखित किन दो शर्कराओं से मिलकर बनता है? जल्दी बताइए। लैक्टोज मिल्क शुगर है, दूध की शर्करा को हम लैक्टोज कहते हैं। दूध की मुख्य प्रोटीन केसीन होती है,
दूध की मुख्य प्रोटीन केसीन होती है। केसीन फॉस्फोप्रोटीन का एग्जाम्पल है। फॉस्फोप्रोटीन जो कि आपकी कंजुगेटेड प्रोटीन है, संयुग्मी प्रोटीन है, फॉस्फोरस है एक ग्रुप प्रोटीन है। फॉस्फोप्रोटीन का एग्जाम्पल होता है दूध की केसीन। समझ में आ गई। लैक्टोज किससे मिलके बनता है? लैक्टोज आपके ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलके बनता है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 28। नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया था। रिड्यूसिंग मतलब जो अपना कुछ रिड्यूस कर दे, जो बेनेडिक्ट और फेलिंग टेस्ट दे दे, वो सारी शुगर रिड्यूसिंग शुगर्स है। जो बेनेडिक्ट और फेलिंग टेस्ट ना दे, लड़ जाए, अरे मैं तो नहीं देती, कर लो कुछ भी, मैं नहीं दूंगी नहीं दूंगी नहीं दूंगी टेस्ट, वो होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। समझाया है ना मैंने आपको, कुछ भी रिड्यूस नहीं करेंगी। तो कौन है नॉन रिड्यूसिंग शुगर? कौन घमंडी थी वो भी बताओ, और इसके अलावा बताइए कौन इसमें से नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ऑल, सब, ये सब पॉलीसेकेराइड है। और ये कहते हैं अच्छा धमका के रखते हैं टेस्ट को, तुम हमारा टेस्ट लोगे, हमसे रिड्यूस करवाओगे, दे आर नॉट रिड्यूसिंग, ये सब नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसके अलावा एक और बताई थी, जल्दी बताइए, जो अपने आप को असली शुगर बोलती है, आई एम द रियल शुगर, सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन एक मोनोसेक्राइड है? बताइए भैया कौन मोनोसेक्राइड है? फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, कौन सा एक मोनोसेक्राइड है? सिंगल यूनिट है, मॉलिक्यूल है आपके कार्बोहाइड्रेट का। मोनोसेक्राइड क्या होता है? जल्दी आंसर करिए। फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है आपके मोनोसेक्राइड है, जबकि सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज तीनों आपके क्या हैं? डाइसेक्राइड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किस शर्करा को आपके फलों की शर्करा के रूप में जाना जाता है? फ्रूट शुगर के रूप में आप जानते हैं। आंसर करिए। विच शुगर इज नोन एज फ्रूट शुगर? फलों की शर्करा भी बोला जाता है इसे, बताइए। फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को आपके फलों की शर्करा बोला जाता है। मेरे क्वेश्चन का आंसर करिए यहां पे सब बच्चे। फ्रक्टोज का पॉलीमर है, जल्दी बताइए। फ्रक्टोज का पॉलीमर है, आंसर करिए। वन वर्ड में पूछा है मैंने, फ्रक्टोज का पॉलीमर है। क्या है? इनुलिन। क्या है? इनुलिन। इनुलिन क्या है? फ्रक्टोज का पॉलीमर है। इंसुलिन नहीं है, इनुलिन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ब्रेन शुगर इज नोन एज, ब्रेन शुगर कौन सी है? लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे, आंख नाक कान खोल के सुनेंगे आप लोग, ठीक है? क्योंकि आप लोग का क्या है ना, कम सुनते हैं फिर मैम को पकड़ लेते हैं। मैम ने बताया था, मैम ने बताया था, मैम ने बताया था, दिव्या मैम ने बताया था। सुनेंगे खुद कम और मैम का मुंह पकड़ लेंगे सारे के सारे, है ना? गलती खुद करके आएंगे एग्जाम में, आके टीचर को पकड़ लेना कि मैम ने बताया था हमें। देखो ब्रेन शुगर की बात करें या हम अपनी बॉडी के लिए मेन शुगर की बात करें, मेन शुगर, मुख्य शर्करा जो है हमारी बॉडी की, वो ग्लूकोज है। ठीक है, ब्रेन शुगर तो गैलेक्टोज है, ब्रेन शुगर गैलेक्टोज है, कोई इसमें दो राह नहीं है, ब्रेन शुगर गैलेक्टोज है। लेकिन अगर गैलेक्टोज ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है, गैलेक्टोज ऑप्शन में नहीं है, मान लो मैंने आपसे बोला गैलेक्टोज ऑप्शन में नहीं है, और आपसे पूछ लिया जाए मस्तिष्क के लिए क्या महत्वपूर्ण है, मस्तिष्क के लिए आपके क्या महत्वपूर्ण है, और गैलेक्टोज आपके ऑप्शंस में नहीं है, तब आप ग्लूकोज की तरफ जाओगे। कहां जाओगे? ग्लूकोज की तरफ। ग्लूकोज तो आपकी पूरी बॉडी को चाहिए, ठीक है, ग्लूकोज आपकी पूरी बॉडी को चाहिए। आपकी बॉडी की एक एक सेल ग्लूकोज की भूखी है, वो खाना है। जैसे आपके लिए रोटी दाल चावल खाना है, आप सारा दिन पिज्जा बर्गर मैगी नहीं खा सकते, आप रोटी खाते हो क्योंकि वो आपके जीवन की आपकी जरूरत है, रोटी दाल चावल। समझ में आ रहा है ना? वैसे ही ग्लूकोज जो है वो सेल का खाना है, मेन खाना है, फिर चाहे वो ब्रेन की सेल्स हो चाहे बॉडी की सेल्स हो, कुछ भी। लेकिन जैसे हम अलग अलग नाम देते हैं कि भाई फलों की शर्करा फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज भी तो एक टाइप ऑफ ग्लूकोज है, फ्रक्टोज भी तो एक टाइप ऑफ ग्लूकोज है ना? तो ऐसे ही हम गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर बोल देते हैं कि गैलेक्टोज इज अ ब्रेन शुगर। ठीक है, अब देखो वो बात अलग है एग्जामिनर क्या मानता है। हालांकि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो ब्रेन शुगर तो गैलेक्टोज है, आप कहीं भी सर्च कर लो, लेकिन एग्जामिनर क्या मानता है वो बात अलग है कि एग्जामिनर क्या आंसर दे रहा है। लेकिन अगर गैलेक्टोज ऑप्शन में ही नहीं है तो आप ग्लूकोज की तरफ जाओगे। किसकी तरफ जाओगे? ग्लूकोज की तरफ। अगर हम शुगर्स की बात करते हैं और ब्रेन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्लूकोज होता है, ये बात आप ध्यान रखना। कार्बोहाइड्रेट्स महत्वपूर्ण होते हैं ब्रेन के लिए, ठीक है। प्रोटीन तो निर्माण करता है, लेकिन ब्रेन को चलने के लिए क्या चाहिए? ब्रेन को चलने के लिए ग्लूकोज चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। समझ में आ गई बात?
तो ध्यान से क्वेश्चन करेंगे अपना कॉमन सेंस यूज करते हुए एग्जाम में। ओके, चलिए नेक्स्ट चलिए। हाँ, आंसर तो ब्रेन शुगर इज नोन एज गैलेक्टोज। गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे सुक्रोज को टेबल शुगर के नाम से जानते हैं, माल्टोज को आप जवां शर्करा के नाम से जानते हैं, आप फ्रक्टोज को फलों की शर्करा के नाम से जानते हैं, ऐसे गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर के नाम से जाना जाता है। जैसे ग्लूकोज को ब्लड शुगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ब्लड शुगर कौन सी है बताइए? रक्त की शर्करा कौन सी है? रक्त में कौन सी शर्करा होती है? रक्त की शर्करा कौन सी है? रक्त शर्करा के नाम से जानते हैं, साधारण शर्करा के नाम से जानते हैं, जल्दी बताइए। सिंपलेस्ट शुगर ऑफ द बॉडी, कहते हैं सबसे साधारण शर्करा कौन सी है शरीर में जो मिलती है या पाई जाती है? वो आपके ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। नेक्स्ट देखिए, डैश को आमतौर पर गन्ना चीनी के रूप में जाना जाता है। गन्ना चीनी, गन्ने की शर्करा किसे बोलते हैं आप? लैक्टोज को, सुक्रोज को, फ्रक्टोज को, गैलेक्टोज को। जल्दी जल्दी आंसर करिए। गन्ना शर्करा आपके सुक्रोज है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उदासीन अमीनो अम्ल है, बताइए। न्यूट्रल अमीनो एसिड के एग्जांपल बताइए। मैंने आपको अमीनो एसिड पढ़ाए हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। एसिडिक अमीनो एसिड भी बताया है ना। बेसिक अमीनो एसिड के एग्जांपल भी बताए हैं, उदासीन अमीनो एसिड भी बताए हैं, खुशबूदार अमीनो एसिड भी बताए हैं, सल्फर युक्त अमीनो एसिड भी बताए हैं, आवश्यक अमीनो एसिड भी बताए हैं, गैर आवश्यक अमीनो एसिड भी बताए हैं। तो बताइए उदासीन अमीनो अम्ल का एग्जांपल दीजिए। वह अमीनो अम्ल जो उदासीन है, न्यूट्रल है, ना तो एसिडिक है ना वो है आपके एल्कलाइन है। कौन सा है वो? उदासीन अमीनो अम्ल बताइए कौन सा है? लूसीन है, लाइसिन है, लाइसिन, ठीक है। सॉरी, ल्यूसिन ऑप्शन नंबर ए, लाइसिन नहीं ल्यूसिन, ठीक है। ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन और ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन, ये सारे आपके जो है न्यूट्रल अमीनो एसिड होते हैं। अमीनो एसिड तो आप समझते हैं ना, अमीनो एसिड अमीनो अम्ल तो समझते हैं ना। 10 हमारे शरीर में बन जाते हैं, 10 हमें बाहर से लेने होते हैं। तो इसी तरीके से उनके नेचर के आधार पर अगर हम बांटें तो कुछ आपके एसिडिक होते हैं, कुछ आपके बेसिक होते हैं, कुछ क्षारीय होते हैं, कुछ उदासीन होते हैं, कुछ खुशबूदार होते हैं, है ना। वही मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ल्यूसिन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सल्फर युक्त अमीनो एसिड है, ये तो सब जानते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो सब इसको जानते हैं। सल्फर युक्त अमीनो एसिड है, बताइए जिसमें सल्फर प्रेजेंट है वो कौन सा अमीनो एसिड होता है? मिथियोनिन और सिस्टीन। तो यहाँ पर मिथियोनिन तो है नहीं, तो सिस्टीन के साथ हम जाएंगे। सा से सिस्टीन, सा से सल्फर, है ना। सा से सिस्टीन, सा से सल्फर, तो सिस्टीन जो है वो आपके इसमें सल्फर पाया जाता है, इसलिए ये सल्फर युक्त अमीनो एसिड बोले जाते हैं। हालांकि इसकी स्पेलिंग होती है ये सी से होती है, ठीक है। हिंदी में सिस्टीन बोल देते हैं। नेक्स्ट देखिए, सुगंधित अमीनो एसिड का उदाहरण बताइए जिसमें खुशबू आती है। एरोमेटिक अमीनो एसिड का एग्जांपल बताइए। सब करा चुकी हूं मैं, सब कुछ। एरोमेटिक अमीनो एसिड का एग्जांपल बताइए। टायरोसिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन या ये सभी, जल्दी बताइए जिसमें खुशबू आती है। एरोमेटिक अमीनो एसिड के एग्जांपल बताइए। वेरी गुड, ऑल ऑफ दीज, टायरोसिन, फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफैन, ये तीनों आपके सुगंधित अमीनो एसिड्स के एग्जांपल हैं, इनमें खुशबू आती है। नेक्स्ट बताएंगे, संयुग्मी प्रोटीन का एग्जांपल बताइए। संयुग्मी प्रोटीन मतलब कंजुगेटेड प्रोटीन का एग्जांपल बताइए। कंजुगेटेड प्रोटीन जिसमें एक ग्रुप प्रोटीन का है, दूसरा कोई और ग्रुप है। ग्लाइकोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन या सभी, जल्दी बताइए। देखिए आंसर तेजी के साथ आने चाहिए, बहुत तेजी के साथ आंसर आने चाहिए आप सबके। गलत मत करना, लेकिन ध्यान से तेजी से आंसर दीजिए। वेरी गुड, ऑल ऑफ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ संयुग्मी प्रोटीन। सब संयुग्मी प्रोटीन है ये, ठीक है। एक ग्लूकोज एक प्रोटीन, एक ग्रुप फॉस्फोरस एक ग्रुप प्रोटीन, एक ग्रुप लिपिड एक ग्रुप प्रोटीन। नेक्स्ट बताइए, प्रोटीन बांधने के लिए अमीनो एसिड्स को जोड़ने वाले बंधन को जाना जाता है, बताइए। विच बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द अमीनो एसिड, बताइए कौन सा बंधन है जो अमीनो एसिड्स को जोड़ता है आपस में। फॉस्फेट बंधन है, हाइड्रोजन बंधन है, सह संयोजक बंधन है या पेप्टाइड बंधन है, जल्दी बताइए। कौन सा बॉन्ड मिलता है अमीनो एसिड्स के बीच में? पेप्टाइड बॉन्ड। वेरी गुड। अगर मैं यहीं पर पूछ लूं ग्लूकोज के बीच में कौन सा बॉन्ड मिलता है? कौन सा बॉन्ड ग्लूकोज को आपस में जोड़ता है, जल्दी बताइए। ग्लूकोज को, कार्बोहाइड्रेट्स को आपस में जोड़ने वाला बॉन्ड बताइए। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बताएंगे आप? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर का लगभग कितना भाग प्रोटीन से बना होता है? हमारा ह्यूमन बॉडी कितनी प्रोटीन से बनी है?
टोटल नंबर ऑफ प्रोटीन कितना हमारी बॉडी में पाया जाता है? 20%, 15%, 50%, 28%। आंसर करिए। मानव शरीर का कितना भाग टोटल प्रोटीन से बना हुआ है? जल्दी बताइए। 15% स्टूडेंट। कितना बना है? 15% जो है हमारे प्रोटीन से हमारा शरीर बना है। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 15%। नेक्स्ट देखिए, मिल्क प्रोटीन बताइए जल्दी से कौन सी है? जल्दी से आंसर करिए। मिल्क प्रोटीन का, मिल्क ग्लूकोज नहीं पूछा है मैंने, मिल्क प्रोटीन पूछा है। मेन प्रोटीन ऑफ मिल्क। वेरी गुड। क्या है? केसीन। क्या है आपके? केसीन है मिल्क प्रोटीन। ठीक है, मेन प्रोटीन पूछ रही हूं आपसे, मेन प्रोटीन, मुख्यतः प्रोटीन जो है मिल्क की वो केसीन है। फॉस्फोप्रोटीन का एग्जांपल बताइए। फॉस्फोप्रोटीन का एग्जांपल बताइए। म्यूसिन, फाइब्रोनोजन, केसीन, मायोसिन। अभी बताया था मैंने, अभी बताया था कि दूध की जो प्रोटीन होती है केसीन, ये फॉस्फोप्रोटीन का एग्जांपल है। फॉस्फोप्रोटीन संयुग्मी प्रोटीन है, फॉस्फोप्रोटीन संयुग्मी प्रोटीन है, और दूध की प्रोटीन केसीन फॉस्फोप्रोटीन का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ग्लाइकोप्रोटीन का उदाहरण बताइए। ग्लाइकोप्रोटीन का उदाहरण है कौन सा? म्यूसिन, फाइब्रिनोजन, केसीन, मायोसिन। जल्दी बताइए, ग्लाइकोप्रोटीन का एग्जाम्पल बताइए सारे बच्चे तेजी के साथ। ग्लाइकोप्रोटीन का एग्जाम्पल बताइए। म्यूसिन। म्यूसिन आपके ग्लाइकोप्रोटीन का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, जब प्रोटीन के साथ एक ग्रुप कार्बोहाइड्रेट है तो उसका एग्जाम्पल है म्यूसिन, म्यूसिन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ग्लाइकोप्रोटीन है। पॉलीमर्स हैं, बताइए इसमें से कौन पॉलीमर्स हैं? फैट्स, न्यूक्लियस, विटामिन्स, मिनरल। न्यूक्लियस एसिड होगा, न्यूक्लिक एसिड। बताइए कौन सा इसमें से पॉलीमर है? बताइए। बहुलक है। कौन है बहुलक? आंसर करिए। वसा बहुलक है, न्यूक्लिक एसिड बहुलक है, विटामिन्स बहुलक है, मिनरल्स बहुलक है। जल्दी बताइए। आपको पता है वसा बहुलक नहीं है, विटामिन्स बहुलक नहीं है, मिनरल्स बहुलक नहीं है। अभी मैम ने बताया ये पॉलीमर्स नहीं है, न्यूक्लिक एसिड बहुलक है। जब हम कंपोनेंट ऑफ फूड पढ़ते हैं ना, तो फूड्स में हमारे साथ कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, फैट्स आते हैं, न्यूक्लिक एसिड भी आता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का जो मोनोमर होता है वो न्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड से जुड़ के, न्यूक्लियोटाइड से जुड़ के न्यूक्लिक एसिड बनता है। तो ये पॉलीमर है। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, अंडे में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? बताइए, अंडे में प्रोटीन की मात्रा बताइए कितनी होती है? जल्दी से सारे बच्चे आंसर करेंगे। अंडे में प्रोटीन की मात्रा बताइए कितनी होती है? अगर 100 ग्राम अंडा है तो उसमें कितना प्रोटीन है? जल्दी बताइए। 13। कितनी होती है? 13 ग्राम। ठीक है, 13 ग्राम जो है आपके 100 ग्राम प्रोटीन में कितना होगा? 13 ग्राम आपके अंडा, 13 ग्राम मतलब जो है आपके प्रोटीन की मात्रा होती है, या आप 13% भी लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक अमीनो एसिड नहीं है? आवश्यक अमीनो एसिड जो हमारे शरीर में नहीं बनते, जिन्हें हमें फूड से लेना होता है, ऐसे अमीनो अम्ल को हम आवश्यक अमीनो अम्ल के नाम से जानते हैं, जिसकी हमें ट्रिक याद है। बहुत बढ़िया, शानदार, वीआईपी हॉल में टेटी है, मुझे तो उसी से याद हुए हैं ये, मैं सच बता रही हूँ। मुझे तो जब से मेरे एक स्टूडेंट लता जी ने बताया, मुझे तब से ये याद हुए, वरना आज तक याद ही नहीं होते थे। बहुत मैं भी कंफ्यूज रहती थी। बहुत मस्त ट्रिक है। जल्दी जल्दी बताइए, कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड नहीं है? हिस्टिडीन, वैलिन, मिथ्योनिन, ग्लाइसिन। देखो, एक तो बहुत सिंपल एक चीज है कि जितने भी जी वाले हैं वो सारे आपके नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। तो ग्लाइसिन यहाँ पे मिलता है, ये आपके आवश्यक अमीनो एसिड नहीं है। और बाकी आप ट्रिक भी लगा सकते हो। नेक्स्ट बताइए, मानव बाल और नाखून में पाए जाने वाले प्रोटीन को डैश के रूप में जाना जाता है। मानव के बाल में और नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ठीक है, बताइए। केराटिन, मेसोलिन, हेरोटिन, इनमें से कोई नहीं। विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन हेयर एंड द नेल्स? बताइए, विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन ह्यूमन नेल्स एंड हेयर? कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन। ठीक है, ये केराटिन है, कैरोटीन नहीं है, ध्यान रखना। ये मैं डिफरेंस आपको समझा चुकी हूँ, केराटिन का और कैरोटीन का। ये केराटिन है, के से स्टार्ट है, ये प्रोटीन है, जबकि कैरोटीन विटामिन ए है। समझ में आ गया? ये केराटिन है।
नेक्स्ट देखिए, प्रोटीन में नाइट्रोजन का परसेंट कितना होता है? टीजीटी का क्वेश्चन है आपके, ये पूछा जा चुका है, पूछा जाता भी है। प्रोटीन में नाइट्रोजन का परसेंट कितना होता है? अब ये जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन हर बार रिपीट हो जाए, ठीक है ना। हाँ जी भाई, कितना होता है प्रोटीन में नाइट्रोजन का परसेंट? 16%। कितनी होती है? 16% आपके नाइट्रोजन होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अर्ध आवश्यक अमाइनो एसिड है, बताइए। सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड का एग्जांपल दीजिए, सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड का एग्जांपल दीजिए जल्दी से। अर्ध आवश्यक अमाइनो एसिड है एस्पार्टिक एसिड, आर्जिनिन, लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, जल्दी बताइए भैया। आर्जिनिन को ध्यान रखेंगे आप, आर्जिनिन आपके अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 1 ग्राम वसा से कितनी किलो कैलोरी मिलती है? 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है? जल्दी आंसर करिए सारे बच्चे। 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी मिलती है? ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन टीजीटी पूछता है, जल्दी बताइए 1 ग्राम वसा में कितने किलो कैलोरी मिलती है? इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन छोड़ के 1 ग्राम वसा में पूछते हैं, मतलब पूछ लेते हैं, ये क्वेश्चन बच्चों वाले आ जाते हैं। भैया 9 किलो कैलोरी मिलती है, ठीक है। अब प्रोटीन के पता ही है 4 किलो, उसकी भी कार्बोहाइड्रेट्स की भी। सोयाबीन में प्रोटीन का परसेंटेज बताइए कितना होता है? सोयाबीन, सोयाबीन में आपके प्रोटीन का परसेंटेज बताइए कितना होता है? जल्दी बताइए। कितना होता है? 42 या आपको 43% भी मिलेगा, 42 या 43% बिल्कुल सही है, ठीक है। 50 का आंसर बताइए। मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? बताइए। लिवर में, त्वचा में, वसा ऊतक में, या इनमें से किसी में भी नहीं? मानव शरीर में फैट कहाँ पर जमा होता है? फैट, वसा, तो वसा आपके एडिपोज टिश्यूज में, जिन्हें हम वसा ऊतक बोलते हैं, उनमें जमा होता है। ऑप्शन नंबर सी। 51 का आंसर करेंगे सारे बच्चे। इनमें से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? बताइए। चावल, दाल, दूध, मांस, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? या कह सकते हैं प्रोटीन का अच्छा सोर्स नहीं है इन बाकी सोर्सेस के अलावा, जल्दी बताइए भैया। प्रोटीन के सोर्स दालें हैं, दूध है, मांस है, चावल जो है कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स है ना, तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। मैं ये नहीं कह रही हूँ बिल्कुल नहीं पाया जाता, कहीं मेरा मुंह पकड़ लो, लेकिन रिच सोर्स तो कार्बोहाइड्रेट का है ना। हाँ जी। नेक्स्ट देखिए, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? बताइए। एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स मूल रूप से क्या होते हैं? बताइए। लिपिड होते हैं, अम्ल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, जल्दी बताइए। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? एंजाइम्स और हार्मोन्स दे आर प्रोटीन, ठीक है। ये नेचर में आपके प्रोटीन्स होते हैं। और कौन सा स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो होता है वो इनका निर्माण करता है? एंजाइम्स और हार्मोन्स का। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टिनरी में से बताइए। बताया है मैंने आपको। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर होते हैं ना प्रोटीन के। अगर हम संरचना के आधार पर देखते हैं तो ऐसे अगर जुड़ती जा रही है, सीधी है स्ट्रक्चर, तो ये प्राइमरी प्रोटीन है। ये स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसे ऐसे मुड़ गया तो ये सेकेंडरी होता है। फिर मैंने आपको बताया था ये ऐसे ऐसे मुड़ते 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 इसने ऐसे बॉल जैसा बना लिया, वुलन बॉल जैसा बना लिया, तो ये टर्शरी, तृतीय श्रेणी का प्रोटीन होता है। और ऐसे आपके 4 बन गए, ऐसे आपके 4 बन गए तो एक क्वार्टिनरी होता है। तो एंजाइम्स और प्रोटीन जो होते हैं ना वो टर्शरी स्ट्रक्चर से बने होते हैं, ठीक है। जितने भी आपकी बॉडी में एंजाइम्स और प्रोटीन पाए जाएंगे, कभी नेट पे एंजाइम का डायग्राम देखना तो वो ऐसा ही मिलेगा, इस तरीके से एंजाइम देखने के लिए मिलेगा, कुछ इस तरीके का डिजाइन बना होगा एंजाइम्स का, क्योंकि वो टर्शरी प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतकों, टिश्यूज का निर्माण कौन करता है? बताइए। टिश्यूज का निर्माण करने के लिए कौन जरूरी है? लिपिड, अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन? तेजी के साथ सारे बच्चे आंसर देंगे। बिल्कुल, प्रोटीन्स। नेक्स्ट बताइए, 54 का आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आहार में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक फैटी एसिड है? फैटी एसिड पूछ रहा है मैंने, ठीक है। अमाइनो एसिड नहीं, फैटी एसिड पूछ रही हूं मैं आपसे। आवश्यक, इसेंशियल फैटी एसिड। जैसे हमारी बॉडी में इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, वैसे इसेंशियल फैटी एसिड होते हैं जो हमें बाहर से लेने होते हैं। कुछ फैटी एसिड हमारे शरीर में बन जाते हैं जिन्हें हम नॉन इसेंशियल फैटी एसिड बोलते हैं। तो लिनोलिक, एरिकिडोनिक, ओलिक, पामिटिक, कौन सा आवश्यक फैटी एसिड है? बताइए। देखो यहां पर जो आंसर होगा ना वो लिनोलिक होगा। आप कहोगे क्यों मैम, एरिकिडोनिक भी तो आवश्यक फैटी एसिड है, एरिकिडोनिक भी तो आवश्यक फैटी एसिड है ना। मैं आप समझती हूँ, आवश्यक फैटी एसिड में आपके लिनोलिक होगा, एसेंशियल फैटी एसिड में। क्यों, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे सारे बच्चे। वसीय अम्ल 2 प्रकार के होते हैं,
एक होते हैं संतृप्त वसीय अम्ल मतलब सैचुरेटेड फैटी एसिड, जिनका कार्बन श्रृंखला में एक ही बंधन होता है। समझाया था ना मैंने, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से होते हैं, जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड होता है। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं जिनके कार्बन आपस में एक या दो डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। एक डबल बॉन्ड तो पाया ही पाया जाएगा, तभी आप उन्हें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलोगे। एक से ज्यादा है तो फिर वो पूफा और मूफा में कन्वर्ट हो जाते हैं, बताया ना। जब एक से अधिक दोहरे बंधन होते हैं तो ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो जाते हैं। वही चीज, अगर एक डबल बॉन्ड से ज्यादा डबल बॉन्ड्स हैं तो मूफा में तो सिंगल डबल बॉन्ड होता है, पूफा में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इन्हें कहते हैं जरूरी या अम्ल जिन्हें हम संश्लेषित नहीं कर सकते, मतलब एसेंशियल फैटी एसिड, जैसे लिनोलिक, लिनोलेनिक, एरिकिडोनिक, ठीक है। लेकिन यहां पर हमने एग्जाम्पल लिनोलिक क्यों किया, क्योंकि एरिकिडोनिक लिनोलिक की सहायता से बॉडी में बन जाता है। देखिए कैसे, शरीर में और बाहरी स्रोत के माध्यम से आपूर्ति की जानी चाहिए। लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड आवश्यक फैटी एसिड होते हैं। लिनोलिक होता है ओमेगा 6, लिनोलेनिक होता है ओमेगा 3, ठीक है। एरिकिडोनिक एसिड भी एक पॉली अनसैचुरेटेड एसिड है, लेकिन इसे मानव शरीर में लिनोलिक की सहायता से बनाया जा सकता है, संश्लेषित किया जा सकता है। अब ऐसा नहीं कि अगर बाहर से आपको एरिकिडोनिक किसी फूड में मिल रहा है तो आप लो ही मत, अरे नहीं भैया हमारा शरीर तो एरिकिडोनिक बना लेता है। एरिकिडोनिक भी आवश्यक फैटी एसिड है, लेकिन ये लिनोलेइक की सहायता से बॉडी में बन भी जाता है। अगर बाई चांस आप एरिकिडोनिक बाहर से नहीं ले पा रहे हो तो लिनोलेइक की सहायता से ये बॉडी के अंदर बन भी जाता है। इसीलिए इस ऑप्शन में आपने यहाँ पर दो ऑप्शन बिल्कुल ठीक थे, एरिकिडोनिक भी सही था, लिनोलिक भी सही था, लेकिन हमने लिनोलिक आंसर किया। ओमेगा 3 का एग्जाम्पल है ये, ओमेगा 6 का सॉरी, लिनोलेइक एसिड या लिनोलिक एसिड, क्योंकि इसकी सहायता से एरिकिडोनिक शरीर बना भी लेता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट देखिए, और ये लिनोलिक, एरिकिडोनिक, लिनोलेनिक, ये तीनों क्या है, ये आवश्यक फैटी एसिड है, एसेंशियल फैटी एसिड है। उस दिन मैंने आपको लिपिड्स में समझाए हैं। नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं, पामिटिक एसिड है, ओलिक एसिड है, ये सब आपके स्टीरिक एसिड है, ये सब आपके किसके एग्जांपल है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के, तो हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, हमारे शरीर बना भी लेती है उन्हें। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक फैटी एसिड है, बताइए, एसेंशियल फैटी एसिड है, बताइए। लिनोलिक, लैनोलिन, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, जल्दी बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक फैटी एसिड है, आप तो बहुत सरल है, आप बता दोगे। कौन सा एक एसेंशियल फैटी एसिड है भाई, लिनोलिक है ना, लैनोलिन नहीं है, ट्राइग्लिसराइड नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, लिनोलिक है आपके आवश्यक फैटी एसिड। चलिए वसीय अम्ल, निम्नलिखित बताइए, दो आवश्यक फैटी एसिड जो आवश्यक होते हैं वह है। इनमें से दो ऐसे आवश्यक फैटी एसिड हैं, मतलब दो एसेंशियल फैटी एसिड्स लिखे हुए हैं जो बहुत जरूरी हैं, बाहर से लेना, कौन कौन से हैं, लिनोलिक ओलिक एसिड, लिनोलिक पामिटिक एसिड, लिनोलिक और अल्फा लिनोलेनिक एसिड, या पामिटिक और ओलिक एसिड, जल्दी बताइए। मैंने आपको अच्छे से समझाया है लिपिड्स वाला वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है आप देख सकते हैं। लिपिड्स जो है आपके सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में फैट्स को हमने डिवाइड किया था, फैटी एसिड को। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है, पॉली अनसैचुरेटेड में, वो अनसैचुरेटेड में आपका डबल बॉन्ड होता है। अगर एक डबल बॉन्ड है तो वो मूफा है, और एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो वो पूफा है, ठीक है। और पूफा के जो भी एग्जांपल्स होते हैं, लिनोलिक, एरिकिडोनिक, लिनोलेइक, ये एसेंशियल फैटी एसिड्स भी बोले जाते हैं, आवश्यक वसीय अम्ल भी बोलते हैं। तो लिनोलिक और अल्फा लिनोलेनिक एसिड, लिनोलिक ओमेगा 6 है, अल्फा लिनोलेनिक या आप इसको सिंपल लिनोलेनिक भी बोलते हैं, ये ओमेगा 3 का एग्जांपल है, ठीक है। ये दोनों आवश्यक फैटी एसिड्स हैं। एरिकिडोनिक भी होता तो वो भी होता। नेक्स्ट देखिए, यह जो है अलसी के तेल, कैनोला, सोया, पेरेला और अखरोट के तेल में पाया जाता है। बताइए कौन सा एसिड है जो लिनोलिक है, पामिटिक है, लिनोलेनिक है, ओलिक एसिड है, जल्दी बताइए। यह अलसी के तेल में, फ्लैक्स सीड ऑयल में पाया जाता है, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अलसी के तेल में पाया जाता है, अलसी के तेल में, अलसी के तेल में, फ्लैक्स सीड ऑयल में पाया जाता है, जल्दी बताइए। देखिए अलसी का तेल बोलिए आप, सनफ्लावर ऑयल बोलिए आप, इन सब में आपके जो है प्यूफा बहुत अच्छी मात्रा मिलते हैं, पूफा, ठीक है। लेकिन इसका आंसर जो है आपके ओमेगा 3 होना चाहिए, लिनोलेनिक होना चाहिए। लेट मी चेक, एक मिनट रुकिएगा, मैंने यहाँ पे इसलिए ये लगा लिए थे। फ्लैक्सीड ऑयल में आपके ये है, हाँ लिनोलेनिक एसिड है, देखो है फ्लैक्सीड ऑयल, नहीं ये कैनोला ऑयल है, हाँ फ्लैक्सीड ऑयल यही होती है ना, अलसी का तेल। वेजिटेबल ऑयल में आपके लिनोलेक होता है, इसमें आपके अलसी के तेल में आपके ओमेगा 3 फ्लैक्सीड्स, लिनोलेक होगा, ये लिनोलेनिक, ये वाला एग्जांपल आपके बिल्कुल ठीक होगा, लिनोलेनिक ही होता है।
अलसी के तेल में, बिल्कुल सही। कौन सा हो जाएगा? लिनोलेनिक, ओमेगा 3। ओमेगा 3 जो होते हैं ये आपके अलसी के तेल का, फ्लैक्स सीड ऑयल का, कैनोला, सोया, परेला, अखरोट के तेल में पाया जाता है। सबसे ज्यादा रिच सोर्स जो होता है लिनोलेनिक एसिड का, ओमेगा 3 का, वो अलसी का तेल होता है। जैसे मूफा जो है ओलिक एसिड, उसका सबसे ज्यादा अच्छा एग्जांपल क्या होता है पता है आपको? जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल जिसे आप बोलते हैं, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में मूफा आपको मिलते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं, है ना? मैं भी पूछूंगी आपसे। सबसे ज्यादा मूफा का जो एग्जांपल है MUFA, जिन्हें आप मूफा बोलते हैं, जैतून का तेल सबसे ज्यादा जो है आपके वो रिच सोर्स होता है मूफा का। और भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सोया के तेल में नहीं मिलेगा, सोया के तेल में भी मिलता है, ठीक है। लेकिन ऐसे ही जो आपके लिनोलेनिक एसिड है, ओमेगा 3 जो है, वो आपके अलसी का तेल बहुत अच्छा सोर्स होता है इसका। ये देखिए मैंने ये वीडियो लगाए हैं इसलिए, ओमेगा 3 और ओमेगा 6। ओमेगा 3 कौन सा होता है? लिनोलेनिक। तो ये लिखा है आपके फ्लैक्स सीड, सोयाबीन, वॉलनट्स, चिया नीट्स। EPA DHA आपके फैटी फिश और एल्गे में पाया जाता है, मछली वगैरह में EPA DHA पाया जाता है। EPA DHA मैंने आपको बताया था ओमेगा 3 के एग्जांपल होते हैं। और ओमेगा 6 में आपके लिनोलिक और एरिकिडोनिक आता है। तो ये आपके इसमें सनफ्लावर ऑयल है, पीनट्स हैं, आप जो अखरोट खाते हो उसमें ओमेगा 6 मिलता है बहुत अच्छे से आपको, आलमंड्स, बादाम में मिलता है। चलिए ये आप पिक्चर्स देख लेना, इसीलिए आप लोग के लिए लगाए हैं। नेक्स्ट देखिए, सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल बताइए। संतृप्त वसी अम्ल है इसमें से, ओलिक, स्टीरिक, लिनोलेइक, लिनोलैनिक। जल्दी बताइए। देखो एक होता है लिनोलिक, एक होता है लिनोलैनिक, दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक होता है लिनोलिक या लिनोलेइक भी बोल देते हैं इसे, और एक होता है लिनोलैनिक, ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा। ओलिक आपके मूफा का एग्जाम्पल है, मूफा ओमेगा 9 का एग्जाम्पल है, तो ये तो सैचुरेटेड हो ही नहीं सकता, ये तो हमने पूफा में पढ़ा है। लिनोलेइक, लिनोलैनिक आपके पूफा के एग्जाम्पल्स हैं, है ना। और पूफा और मूफा तो दोनों अनसैचुरेटेड है, हमसे पूछा सैचुरेटेड है, तो कौन बचा? स्टीरिक एसिड। कौन बचा? स्टीरिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल ऑफ मूफा बताइए। मूफा मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, एकल बहु असंतृप्त वसा। बताइए, एकल असंतृप्त, बहु नहीं, एकल असंतृप्त वसा, एकल असंतृप्त वसा का एग्जांपल बताइए। ओलिक, स्टीरिक, लिनोलेइक, लिनोलैनिक। लिनोलैनिक, लिनोलेइक पूफा के एग्जांपल्स हैं। ओलिक एसिड होता है मूफा का एग्जांपल, ठीक है। और ये आपके ओमेगा 9 है, ये बात ध्यान रखिएगा, ओमेगा 9, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक प्रकार का असंतृप्त वसा है जिसमें फैटी एसिड श्रृंखला में एक डबल बॉन्ड कार्बन परमाणु होता है। एक प्रकार की असंतृप्त वसा है, ऊपर देख लेंगे आप, मतलब हम अनसैचुरेटेड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड है हमारे पास फैटी एसिड, ठीक, समझ गए। लेकिन केवल एक ही डबल बॉन्ड है। कितने डबल बॉन्ड है? एक ही डबल बॉन्ड है। कार्बन्स के बीच में कितने डबल बॉन्ड है? केवल एक डबल बॉन्ड है। बताइए कौन है वो? सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड तो हो ही नहीं सकते, ये तो पहली बात तो सैचुरेटेड है, संतृप्त वसाएं हैं, असंतृप्त पूछ रहे हैं हमसे, ठीक है। क्या वो पूफा है? क्या वो मूफा है? क्या वो कोलेस्ट्रॉल है? कोलेस्ट्रॉल तो होता ही नहीं, कोलेस्ट्रॉल तो डेराइव्ड लिपिड होता है। तो पूफा मूफा में रह गए हम। तो बताइए पूफा है कि मूफा है? जल्दी बताइए। ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता। बताइए पूफा है कि मूफा है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। अनसैचुरेटेड फर्दर दो में डिवाइड होते हैं ना, समझाया था ना, पूफा में और मूफा में। मूफा है ये जिसमें कार्बन्स के बीच में केवल एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? वो पूफा हो जाएंगे। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा मूफा, ठीक है। मूफा का एग्जाम्पल है, मूफा ओमेगा 9 है, इसका एग्जाम्पल है ओलिक एसिड। और सबसे ज्यादा मूफा से अगर आपसे कोई तेल पूछ लिया जाए तो जैतून का तेल, सोया तेल मूफा के अच्छे सोर्सेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैतून का तेल नट्स आदि में पाया जाता है। जैतून का तेल नट्स आदि में पाया जाता है, जल्दी बताइए। इतनी देर से बता रही हूं, जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल किसका सोर्स है? अच्छा, आपसे पूछा जा चुका है ये, बताइए। MP PhD एंट्रेंस एग्जाम 2015 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैतून का तेल किसका अच्छा सर्वोत्तम साधन है? मूफा का। किसका है? मूफा का। नेक्स्ट बताइए, एक अन्य प्रकार का असंतृप्त वसा है, एक अलग आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। असंतृप्त वसा मतलब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जिसमें दो या दो से अधिक दोहरे बंध पाए जाते हैं। हम कह रहे हैं दोहरे बंध मतलब डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, दोहरे बंध पाए जाते हैं, दो या दो से अधिक। तो बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें से? जल्दी बताइए। कार्बन्स के बीच में दो या दो से अधिक डबल बॉन्ड पाए जा रहे हैं। एक क्या हो गया? मान लो एक और पाया गया, तो कौन सा है ये? ये पूफा है। क्या है ये? पूफा है। आई होप आप सबको कोई चीज क्लियर है। ये क्या है? ये पूफा है। नेक्स्ट देखिए, पूफा के एग्जांपल क्या होते हैं?
पूफा के एग्जाम्पल वही होते हैं, लिनोलेइक, लिनोलेनिक, एरिकिडोनिक, जिसको आप 2 में डिवाइड कर सकते हैं, ओमेगा 3 में और ओमेगा 6 में। ये सब मैं करा चुकी हूं आपको। एक वीडियो आपको स्पेशल बोर्ड पे दूंगी, ओमेगा 3 ओमेगा 6 समझाऊंगी उस पे मैं, मुझे बहुत मन है। नेक्स्ट देखिए, ओमेगा 9 बताइए कौन है इसमें से? सैचुरेटेड है, पूफा है, मूफा है, कोलेस्ट्रॉल है। अब अगर गलती करते हो ना तो फिर आप जानो, आपका काम जाने। इतना समझाने के बाद भी, इतना पढ़ाने के बाद भी, बार बार क्वेश्चंस में भी वही चीजें बताने के बाद भी अगर आप गलती करते हो ना तो फिर भैया आप अपने मालिक हैं, है ना। कोई क्या कर सकता है, आपको समझा ही तो सकता है, आपके दिमाग में घुस थोड़ी जाएगा। भाई मूफा है, मूफा क्या है? ओमेगा 9 है। मैं तो साफ बोलती हूँ, अगर इतना डिटेल्ड एक्सप्लेन करने के बाद भी आप गलती करते हैं तो आपकी कमी है ना भाई। मैंने तो अपनी तरफ से आपको 100% दिया, मुझे तो समझाना है, हर तरीके से आपको समझाना है। मैंने आपको हर तरीके से समझाया, बोर्ड पर आकर भी समझा दिया, अभी भी बराबर समझाती जा रही हूँ। फिर भी आप गलती अगर करते हो तो फिर आप अपने खुद जिम्मेदार हो, कोई और जिम्मेदार थोड़ी ही है। नेक्स्ट देखिए, 64 का आंसर दीजिए। साधारणतः किस वसा को आप हानिकारक कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं? टीजीटी 2021 का क्वेश्चन है ये, बताइए। साधारणतः किस वसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है? मैंने बताया था ना, कोलेस्ट्रॉल के मॉडिफिकेशन से स्टीरॉयड हार्मोन बनते हैं, लिपोप्रोटीन जिन्हें हम बोलते हैं एलडीएल, एचडीएल, काइलोमाइक्रॉन्स लिपोप्रोटीन थे, एलडीएल। इसमें वीएलडीएल आंसर नहीं माना है, एलडीएल ही आंसर माना गया है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये हानिकारक कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन को अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। बताइए इनमें से कौन सा अच्छा कोलेस्ट्रॉल है? एलडीएल है, वीएलडीएल है, एचडीएल है या काइलोमाइक्रॉन्स है? बताइए। अच्छे कोलेस्ट्रॉल आप किसे बोलेंगे? एचडीएल को बोलेंगे ना। एचडीएल क्या है? अच्छे कोलेस्ट्रॉल है। बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है आपके? एलडीएल है, ठीक है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। नेक्स्ट देखिए, 66 का आंसर करिए। वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने पर एक पदार्थ बनता है, एक हानिकारक पदार्थ बनता है, इसे क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉल, एक्रोलिन, लिनोलेक अम्ल या इनमें से कोई नहीं? वसा पर ताप का प्रभाव है, ये सब पढ़ाया है आपको, सबको पता भी है, बहुत अच्छे से पता है। बताइए, अगर हम वसा को अधिक देर तक गर्म करेंगे तो एक हानिकारक पदार्थ बनता है जिसे हम एक्रोलिन बोलते हैं, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट बताइए, मूफा का सबसे अच्छा सोर्स है, ये क्वेश्चन आ चुका है आपके, ये क्वेश्चन आ चुका है। एक पेपर सेट आपको मैं कराऊंगी, क्वेश्चन आपके आ चुका है, राजस्थान इसमें आया था, टीजीटी राजस्थान में। बताइए, मूफा का सबसे अच्छा सोर्स है स्टूडेंट, इसमें सोया तेल भी है, ठीक है। सोया तेल को मूफा का इन्होंने सबसे अच्छा सोर्स माना है। हालांकि मूंगफली तेल भी होता है, लेकिन मूंगफली तेल ना सैचुरेटेड वसा का भी अच्छा एग्जाम्पल होता है। मूंगफली तेल जो होता है, एक तो मूफा का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है आपके ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। जैतून का तेल नहीं है, मूंगफली का तेल भी होता है, सोया तेल भी होता है। यहाँ पर दोनों थे, लेकिन आंसर इन्होंने सोया तेल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। जो इसकी ऑफिशियल आंसर की है उसमें भी इन्होंने सोया तेल को ज्यादा वो दी है, ठीक है। मूंगफली तेल भी होता है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन सोया तेल को ज्यादा ऑप्शंस मतलब प्रेफरेंस दी गई है, ठीक है। चलिए, मूफा का सबसे अच्छा सोर्स वैसे तो आपके ऑलिव ऑयल है, जैतून का तेल है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। किसका तेल है आपके? जैतून का तेल है। चलिए, यहाँ पर फिलहाल उन्होंने आंसर सोया तेल माना है। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, वसा की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए। डायबिटीज होता है, फाइनोडर्मा होता है, मोटापा होता है, क्वाशरकोर होता है? वसा की कमी पूछी है आपसे। वसा की कमी से निम्न रोग हो जाते हैं, कौन से रोग होते हैं? वसा की कमी से फाइनोडर्मा कॉज होता है, टॉड लाइक स्किन बोलते हैं इसको, है ना। टॉड जैसी स्किन हो जाती है, टॉड लाइक स्किन बोलते हैं, और बहुत गंदे से ऐसे दाने दाने से निकल आते हैं स्किन के ऊपर, ठीक है। मोटापा तो वसा की अधिकता से होगा, क्वाशरकोर प्रोटीन की कमी से होता है, डायबिटीज आपके इंसुलिन की कमी से होता है। नेक्स्ट देखिए, शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसीय अम्ल है। देखिए, यह प्रश्न पूछा जा चुका है, शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसीय अम्ल है, और जब यह क्वेश्चन पूछा गया था तब आंसर आपके एरिकिडोनिक को माना गया था, एरिकिडोनिक। हालांकि लिनोलिक भी होता है, ठीक है, लिनोलिनिक नहीं, लिनोलेइक, और लिनोलेइक से ही जो है एरिकिडोनिक बन जाता है। लेकिन जब यह क्वेश्चन पूछा गया है, उसका जो आंसर दिया गया है, आप लोग देखना, एरिकिडोनिक आंसर ही माना गया है। एरिकिडोनिक एसिड जो होता है वो शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसीय अम्ल है। जैसे शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक अम्लीय अम्ल होता है हिस्टिडीन, ठीक है। हिस्टिडीन शिशुओं के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक वसीय वो अम्लीय अम्ल होता है। ऐसे ही आपके एरिकिडोनिक वसीय अम्ल होता है, ठीक है। हिस्टिडीन अमाइनो एसिड इंपॉर्टेंट है, एरिकिडोनिक
फैटी एसिड इंपॉर्टेंट है। अब माना गया था एरिकिडोनिक, अब अगर आजकल आगे का भी पूछा जाए, वैसे तो एरिकिडोनिक ही आंसर होना चाहिए क्योंकि एक बार आंसर ये दे चुके हैं एरिकिडोनिक। नेक्स्ट देखिए, अनाज जिस अमीनो अम्ल से अपूर्ण होते हैं, मतलब इनकम्प्लीट प्रोटीन है ना, पार्शियली इनकम्प्लीट प्रोटीन है, पार्शियली इनकम्प्लीट प्रोटीन है, बताइए, आंशिक रूप से इनकम्प्लीट है, तो अनाज में कौन से नहीं होते हैं? मिथियोनिन, लाइसिन, वेलिन, टायरोसिन, बताइए। अनाज में मुख्यतः लाइसिन तो होता ही नहीं है, लाइसिन तो होता ही नहीं, इसलिए तो ये पार्शियली इनकम्प्लीट में आ जाते हैं, तो ऑप्शन भी लाइसिन हो जाएगा। लाइसिन तो दालों में होता है ना, अनाज में नहीं होता, जबकि दालों में मिथियोनिन नहीं होता, अनाज में लाइसिन नहीं होता, तभी तो हम दाल रोटी एक साथ खाते हैं। नेक्स्ट बताइए, माय फेवरेट क्वेश्चन, देखिए ये भी आया हुआ क्वेश्चन है और मैंने आपको समझाया है, बताइए प्रोटीन किस प्रकृति के होते हैं? बताइए, रवेदार, क्षारीय, अम्लीय, एम्फोटेरिक, जल्दी बताइए। अब बच्चे तो चिल्ला रहे थे, एम्फोटेरिक की हिंदी बताओ मैम, एम्फोटेरिक की हिंदी बताओ मैम, यहाँ तो है ही नहीं, क्वेश्चन भी एम्फोटेरिक ही पूछा है एग्जामिनर ने, एम्फोटेरिक की हिंदी लिखी ही नहीं है, उभयधर्मी कहाँ लिखी है? मैंने इंग्लिश वाला तो क्वेश्चन लगाया ही नहीं, हिंदी वाला लगाया है, इसलिए मैं बोलती हूँ इंग्लिश में पढ़ लिया करो, कुछ जाएगा नहीं आपका। प्रोटीन्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, पढ़ाया था उस दिन मैंने, प्रोटीन्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। क्यों हम इन्हें बोलते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर? क्योंकि ये अम्ल की तरह भी काम कर लेते हैं, ये क्षार की तरह भी काम कर लेते हैं, क्षार में अम्ल की तरह काम करते हैं, अम्ल में क्षार की तरह काम करते हैं, ऐसा जिसका नेचर होता है उसको बोलते हैं हम एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक इन नेचर, जब प्रोटीन्स पढ़ाया था तब ये चीज समझाई थी। नेक्स्ट देखिए, बताइए, ऐसे था ये क्वेश्चन, सेम ये वाला क्वेश्चन, मैंने इसका इंग्लिश वाला लगाया नहीं, वो भी यहाँ पर भी एम्फोटेरिक ही लिखा हुआ था। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्टेरॉइड नहीं है? बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट स्टेरॉइड? स्टेरॉइड हार्मोन मैंने आपको बताया था कोलेस्ट्रॉल के मॉडिफिकेशन से बनते हैं, जब मैंने आपको डिराइव्ड लिपिड पढ़ाया था, व्युत्पन्न वसा पढ़ाई थी, तब उसमें कोलेस्ट्रॉल बताया था, स्टेरॉइड बताए थे, और बताए थे कि कोलेस्ट्रॉल के मॉडिफिकेशन से स्टेरॉइड हार्मोन बनते हैं जिन्हें हम सेक्स हार्मोन बोलते हैं। स्पेशली जो सेक्स हार्मोन होते हैं जैसे टेस्टोस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन है, एग्जाम्पल देके बताया था, ये सब स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं, डिराइव्ड लिपिड से बनते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, पूछा है कौन सा नहीं है, देखो प्रोजेस्टेरॉन भी है, एस्ट्रोजन भी है, और एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन भी होता है, ठीक है, लेकिन इंसुलिन नहीं होता। इंसुलिन कभी हमने नहीं पढ़ा कि इंसुलिन आपके स्टेरॉइड हार्मोन है, ये बात ध्यान रखिएगा। इंसुलिन अग्नाशय से निकलने वाला हार्मोन है, ठीक है, ये आपके प्रोटीन है नेचर में, समझ में आ रहा है, ये आपके स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है। आपसे स्टेरॉइड हार्मोन पूछा है, मैंने आपको पढ़ाया है स्टेरॉइड हार्मोन कौन से होते हैं। बेसिकली तो जितने भी सेक्स हार्मोन होते हैं ना, वो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। और यहाँ देखिए 2 सेक्स हार्मोन लिखे हुए हैं फीमेल के, प्रोजेस्टेरॉन भी लिखा हुआ है, एस्ट्रोजन भी लिखा हुआ है। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन दोनों महिला के लिंग हार्मोन है। टेस्टोस्टेरॉन भी होता तो और मजा आ जाता है आपको ढूंढने में। एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन लिखा हुआ है, ये भी आपके स्टेरॉइड हार्मोन है, ठीक है, ये भी आपके एक तरीके का स्टेरॉइड हार्मोन है। लेकिन इंसुलिन तो कहीं से भी स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है। इंसुलिन तो मैंने आपको इतनी बार पढ़ाया, कभी पढ़ाया कि ये स्टेरॉइड हार्मोन है? नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्टेरॉइड हार्मोन आपको बताए, डिराइव्ड लिपिड जितने भी होते हैं, डिराइव्ड लिपिड जिन्हें आप व्युत्पन्न लिपिड बोलते हैं, ये स्टेरॉइड होते हैं, स्टेरॉइड होते हैं। ये लिपिड जैसे नहीं होते हैं, लेकिन लिपिड जैसी क्वालिटी रखते हैं अपने अंदर, लिपिड जैसे दिखते हैं, नेचर थोड़ा बहुत इनका लिपिड से मिलता जुलता होता है, ठीक है। स्टेरॉइड के मॉडिफिकेशन से आपके कोलेस्ट्रॉल बनता है बॉडी के अंदर, कोलेस्ट्रॉल के मॉडिफिकेशन से, कोलेस्ट्रॉल के परिवर्तन से ये सारे हार्मोन्स बॉडी में बन पाते हैं। आपकी जो वो होता है, अंडाशय जो होती है, ओवरी होती है, वही तो आपके ये बनाती है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ाया है ना, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच निकलता है, जीएनआरएच पिट्यूटरी पे काम करता है, पिट्यूटरी से एलएच और एफएसएच निकलता है, एलएच और एफएसएच आपके ओवरीज पे आके काम करता है, ओवरीज से आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? पूरा सब चीजें जुड़ी हुई हैं, सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। एक भी टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आता ना, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये बात मेरे को तो बहुत अच्छे से समझ में आती है, मैं तो इस चीज को जानती हूँ, तो ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल बताइए ग्लाइकोलिपिड का, बताइए ग्लाइकोलिपिड का एग्जाम्पल बताइए। अनदर माई फेवरेट, ऑल माई फेवरेट, ग्लाइकोलिपिड तो बहुत ही फेवरेट है। बताइए ग्लाइकोलिपिड के एग्जाम्पल बताइए आप सब, मैंने आपको पढ़ाए हैं, आप मुझे बताएंगे। ग्लाइकोलिपिड मतलब एक लिपिड है, दूसरा ग्रुप जो है वो ग्लूकोज है। सेरिब्रोसाइड और गैंग्लियोसाइड बताए थे कि नहीं बताए थे?
गैंग्लियोसाइड, ये दोनों एग्जाम्पल हैं आपके ग्लाइकोलिपिड के। नेक्स्ट बताइए, एग्जाम्पल ऑफ लिपोप्रोटीन दीजिए। लिपोप्रोटीन कौन से होते हैं? एक प्रोटीन है, एक लिपिड है, तो लिपोप्रोटीन कंजुगेटेड लिपिड में आपको मिलेंगे, कंजुगेटेड प्रोटीन में भी आपको मिलेंगे। एलडीएल है, एचडीएल है, काइलोमाइक्रॉन्स हैं, सब लिपोप्रोटीन है। नेक्स्ट बताइए, पशु कोशिका झिल्ली किस चीज से बनी होती है? पशु कोशिका झिल्ली मतलब एनिमल्स की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जिसे आप कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं, किसकी बनी होती है? प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, लिपिड, द्विस्तर, सेलुलोज। जल्दी बताइए। कितना पढ़ाया मैंने आपको? वो बाइलेयर होती है, बाइलेयर होती है। लिपिड फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, लिपिड का द्विस्तर होता है। डबल लेयर मेम्ब्रेन बताई थी कि नहीं बताई थी? नेक्स्ट बताइए, एग्जाम्पल ऑफ फॉस्फोलिपिड बताइए। फॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल दीजिए। फॉस्फोलिपिड, एक फॉस्फो है और दूसरा जो है आपके लिपिड है। जल्दी बताइए, एग्जाम्पल दीजिए फॉस्फोलिपिड का। लेसिथिन, बताया था ना, लेसिथिन, जिसकी आपकी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है, लेसिथिन। नेक्स्ट बताइए, ट्रिप्टोफैन बताइए क्या है? आवश्यक अमीनो अम्ल है, अनावश्यक अमीनो अम्ल है? बताइए। ट्रिप्टोफैन, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। ट्रिप्टोफैन आवश्यक अमीनो अम्ल है या अनावश्यक अमीनो अम्ल है? जल्दी बताइए। ट्रिप्टोफैन, 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 आंसर करिए बच्चों जल्दी से। भैया ट्रिप्टोफैन आवश्यक अमीनो अम्ल में तो आता है ना? ट्रिप्टोफैन और थ्रियोनिन आवश्यक अमीनो अम्ल में आते हैं, जबकि आपके वो कौन सा है, टायरोसिन, वो अनावश्यक में आता है। क्यों समझाया मैंने आपको टायरोसिन अनावश्यक में आता है? बॉडी खुद ही बना लेती, क्योंकि टायरोसिन कई सारे फर्दर हॉर्मोन्स का या फर्दर चीज़ों का क्या होता है आपके वो होता है, प्रिकर्सर होता है। ठीक है, क्या है ये? इसेंशियल अमाइनो एसिड है। ठीक है, फूड से आप ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, टायरोसिन बताइए इसेंशियल है नॉन इसेंशियल है? जल्दी बताइए। आवश्यक अमीनो अम्ल है या नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड है? जल्दी बताइए। टायरोसिन, जल्दी बताइए। नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड है। कैसा है? नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड है। नेक्स्ट बताइए, टायरोसिन निम्नलिखित में से किसका प्रिकर्सर है, अग्रदूत है? जल्दी बताइए। टायरोसिन निम्नलिखित में से किसका प्रिकर्सर है, अग्रदूत है? एक सेकंड देना, सही कर दूं। अब बताइए, किसका प्रिकर्सर है, किसका अग्रदूत है? टायरोसिन। मेलानिन का है, बताया था। एपिनेफ्रिन का है, बताया था। नॉर एपिनेफ्रिन का है, बताया था। ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। मेन तो इसमें दिया ही नहीं है, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन का तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, बताया था, सबका प्रिकर्सर है। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉलीसेकेराइड है? बताइए। ग्लाइकोजन, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज? जल्दी बताइए स्टूडेंट्स, कौन सा एक पॉलीसेकेराइड है? ग्लाइकोजन, वेरी गुड। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुलक है, पॉलीमर है? ग्लाइकोजन, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज? बताइए। निम्नलिखित में से कौन एक पॉलीमर है? आप इसमें से किसको बोलेंगे ये पॉलीमर है? ये पॉलीसेकेराइड है नहीं, पॉलीमर है, बहुलक है। ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन है, ग्लूकोज के अणु आपस में जुड़े हैं, ग्लाइकोजन है। जबकि सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज तो डाइसेकेराइड हैं। नेक्स्ट बताइए, स्टार्च का बहुलक है, स्टार्च का बहुलक है? बताइए। स्टार्च जो है आपके पॉलीमर है, और स्टार्च जो है वो आपके अमाइलेज और अमाइलोपेक्टिन की चेन है। ध्यान रखिएगा, स्टार्च में आपके अमाइलेज और अमाइलोपेक्टिन पाए जाते हैं। ठीक है, स्टार्च, अमाइलेज और अमाइलोपेक्टिन की चेन होती है। ठीक है, स्टार्च का बहुलक क्या होते हैं? अमाइलेज एंड अमाइलोपेक्टिन। अपनी आप बुक में देखना, फूड्स एंड न्यूट्रिशन के, उसमें होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसेकेराइड है जो मनुष्य द्वारा पचाया नहीं जा सकता लेकिन लेना जरूरी है? समझ में आ रही है? ये चीज मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दी। बताइए, वो कौन सा पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है जो मनुष्य द्वारा पचता नहीं है परंतु लेना जरूरी है? अमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज या इनुलिन? जल्दी आंसर बताइए। इतना बता दिया, इतना हिंट दे दिया। सेल्यूलोज पचता नहीं है हमारी बॉडी में, जानवर पचा पाते हैं इसे, खूब जुगाली करती रहती हैं गैया भैंसे, हम नहीं कर सकते उतनी देर जुगाली। ठीक है, सेल्यूलोज पचता नहीं है लेकिन जरूरी है लेना फाइबर हमारी बॉडी में, इसी को आप फाइबर बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज? बताइए, फ्रक्टोज का पॉलीमर है, फ्रक्टोज के अणु आपस में जुड़े हैं। अगर फ्रक्टोज के अणु आपस में जुड़ते चले जाते हैं तो वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? वो इनुलिन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो एसिड नियासिन, विटामिन B3 का अग्रदूत है? बताइए।
विटामिन B3 का प्रिकर्सर है कौन सा अमाइनो एसिड? विटामिन B3 का प्रिकर्सर होता है नियासिन का प्रिकर्सर है, टायरोसिन है, थ्रियोनिन है, ट्रिप्टोफैन है, फिनाइल एलानिन है। जल्दी जल्दी आंसर करिए स्टूडेंट, ट्रिप्टोफैन है। वेरी गुड। नेक्स्ट बताइए, एरोमेटिक साइड चेन वाले अमीनो एसिड बताइए, जिसमें एरोमेटिक आपकी खुशबू आती रहती है। एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के आपके एग्जांपल लिखे हुए हैं, बताइए कौन सा इसमें से ऑप्शन हो जाएगा? जल्दी बताइए, जल्दी बता दीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? एरोमेटिक साइड चेन जिसमें एरोमेटिक है सारे अमीनो एसिड्स। ऑप्शन नंबर 4 फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, तीनों आपके एरोमेटिक खुशबूदार अमीनो अम्ल हैं। ठीक है। सेरीन जो है ना, सेरीन ये आपके अल्कोहलिक है। आपको मैंने सब बताए थे उस दिन, अल्कोहलिक अमीनो एसिड का एग्जांपल नहीं बताया था। अल्कोहलिक अमीनो एसिड मतलब शराबी है ये। ठीक है, शराबी अमीनो एसिड कौन सा होता है? सेरीन। जस्ट फॉर योर लर्न। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में पहला अमीनो एसिड है? ये भी मैंने आपको बताया था, जब अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो एक अपने आप को बहुत बड़ा बताता है, नहीं नंबर 1 पे तो मैं ही लगूंगा। वो कौन है बताइए? पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं प्रोटीन्स, बिल्कुल। प्रोटीन हेटेरोपॉलीमर्स होते हैं, बिल्कुल। 20 अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, उसमें पहला अमीनो एसिड हमेशा मिथियोनिन लगता है। हमेशा मिथियोनिन लगता है, पता नहीं क्यों लगता है लेकिन ये लगता है। पहला अमीनो एसिड हमेशा मिथियोनिन होगा, फिर ये बाकी सबको आपस में जोड़ेगा। ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से अमीनो अम्ल है, बताइए आपने कितने सारे अमीनो एसिड बताए? उदासीन बताए, सल्फर युक्त बताए, आपने मुझे खुशबूदार बताए। अब आप मुझे एसिडिक अमीनो एसिड बता दीजिए, अम्लीय अमीनो अम्ल बता दीजिए कौन से होते हैं? कौन से होते हैं अम्लीय अमीनो अम्ल? एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड को ग्लूटामेट भी बोलते हैं, एस्पार्टिक एसिड को एस्पार्टेट भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बताइए, थायराइड हार्मोन का संश्लेषण किस पर आधारित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन है थायरोक्सिन हार्मोन का प्रिकर्सर जिसको बॉडी खुद बना लेती है? कौन है वो तगड़ा अमीनो एसिड? वो कौन है बॉडी के अंदर जो 5 अदर हार्मोन्स का प्रिकर्सर है? अगर ये नहीं होगा तो वो 5 हार्मोन अपना काम नहीं कर पाएंगे। टायरोसिन है, वो टायरोसिन है, टायरोसिन है, वो टायरोसिन है, टायरोसिन है, टायरोसिन है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, शरीर में डैश का उत्पादन नहीं होता, इसलिए उन्हें खाए गए भोजन के माध्यम से लेने की जरूरत होती है। बताइए, वो इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, वो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। ऐसे अमीनो अम्ल जिनमें शरीर में जिनका उत्पादन नहीं होता, इसलिए उन्हें खाए गए भोजन के माध्यम से लेने की जरूरत होती है। बताइए वो कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं? जल्दी बता दीजिए स्टूडेंट्स, बहुत तेजी के साथ जल्दी बताइए। वो होते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। चाहे फैटी एसिड की बात करिए, चाहे अमीनो एसिड्स की बात करिए, जो हमें भोजन से लेने पड़ते हैं, जिनको हमारी बॉडी नहीं बना पाती, उन्हीं को हम आवश्यक अमीनो अम्ल या आवश्यक वसीय अम्ल बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब कुछ ओरल क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। हालांकि इतनी देर से काफी सारे ओरल क्वेश्चन पूछती भी आ रही हूँ, कुछ 2-4 बहुत तेजी से बहुत जल्दी से बताइएगा। ठीक है, बताइए न्यूक्लियोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन को जाना जाता है। जल्दी बताइए, क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। न्यूक्लियोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन को आप किसके रूप में जानेंगे? बताइए, साधारण, व्युत्पन्न, युग्मी, किसके नाम से जानेंगे? न्यूक्लियोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन को जल्दी बताइए। संयुग्मी प्रोटीन के नाम से जानेंगे। ठीक है, वेरी गुड। गेहूं में पाई जाने वाली प्रोटीन बताइए। गेहूं में जल्दी जल्दी आंसर करिए स्टूडेंट्स, गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन बताइए। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? जल्दी बताइए। ग्लूटेन पाया जाता है। वेरी गुड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रही हूँ। ठीक है, ग्लूटेन पाया जाता है। गेहूं की प्रोटीन क्या है? ग्लूटेन। बताइए मक्के की प्रोटीन बताइए। मक्का की प्रोटीन बताइए सारे बच्चे। मक्का की प्रोटीन, मक्का में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कौन सी पाई जाती है? जीन। जल्दी बताइए, ये पूर्ण है, अपूर्ण है, आंशिक रूप से पूर्ण है? जल्दी बताइए, ये पूर्ण है, अपूर्ण है, आंशिक रूप से पूर्ण है? ये अपूर्ण है, बिल्कुल इनकम्प्लीट प्रोटीन होती है मक्का की जीन। ठीक है, रेफरेंस प्रोटीन बताइए कौन सी होती है? इनमें से किसको आप रेफरेंस प्रोटीन बोलेंगे? जल्दी बताइए। रेफरेंस प्रोटीन, संदर्भित प्रोटीन आप किसको बोलेंगे? एग। एग इज नोन एज रेफरेंस प्रोटीन। क्यों? क्योंकि इसका एनपीयू बेस्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? जल्दी बताइए। ग्लाइकोजन होता है, अमाइनो एसिड होता है, इंसुलिन होता है, ग्लूकोज होता है। पीजीटी 2013 का क्वेश्चन है। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद बताइए क्या होता है? प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स होते हैं। वेरी गुड, प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स होते हैं। चलिए बताइए,
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कम प्रोटीन वाली डाइट आप किस में देंगे? पीलिया में, जलने में, कुपोषण में, बुखार में? जल्दी बताइए। लो प्रोटीन डाइट आप किसको दोगे? पीलिया में दोगे, जल गया व्यक्ति तब दोगे, कुपोषण में दोगे, बुखार में दोगे? देखो भाई, कुपोषण में ज्यादा, बुखार में ज्यादा, जलने में ज्यादा, क्योंकि टिश्यूज की रिपेयरिंग करनी है। लेकिन पीलिया हो गया है तो भैया हम कैसी डाइट देंगे? कम प्रोटीन वाली डाइट देंगे। बिल्कुल। बताइए, दालों में कौन सा अमाइनो एसिड पाया जाता है? बताइए, दालों में कौन सा अमाइनो एसिड पाया जाता है? दालों में जल्दी जल्दी बताइए स्टूडेंट, दालों में कौन सा अमाइनो एसिड पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? लाइसिन। वेरी गुड। अब बताइए अंडे की प्रोटीन, बताइए अंडे की प्रोटीन। एल्बुमिन। एल्बुमिन किस में पाया जाता है? बाल में, अंडे में, गेहूं में, रक्त में? जल्दी बताइए, एल्बुमिन किस में पाया जाता है? बाल में, रक्त में, अंडे में, गेहूं में? अंडे में। किस में पाया जाता है? एल्बुमिन किसकी प्रोटीन है? अंडे की प्रोटीन है। चलिए अब जल्दी जल्दी बताइए, सल्फर युक्त हो गए, गंधक युक्त हो गए, सब गेहूं की प्रोटीन हो गई, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, सब पूरा। नाइट्रोजन का परसेंट हो गया, हाँ उसका बता दिए परसेंटेज। कार्बन का परसेंटेज बताइए, कार्बन कितने परसेंट होता है प्रोटीन्स में? जल्दी बताइए, परसेंटेज ऑफ प्रोटीन बताइए कार्बन का। कार्बन का परसेंटेज बताइए। 50%। कितना होता है? 50%। वेरी गुड। चलिए ठीक है। अरे ये क्वेश्चन जो था ना, शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसीय अम्ल, भैया ये एलटी ग्रेड में पूछा गया था 2018 में। एरिकिडोनी की आंसर दिया गया। एरिकिडोनी की होता है शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसीय अम्ल। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशेदार खाद्य पदार्थ किसके लिए आवश्यक है? फाइबर रिच फूड आप क्यों खाते हैं? बताइए, फाइबर रिच फूड आप ये सब्जी फब्जी क्यों खाते हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स क्यों खाते हैं? जीएलवीज क्यों खाते हैं? बताइए। सही पाचन के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, मजबूत हड्डी के लिए, रक्त निर्माण के लिए? जल्दी बताइए। रेशेदार खाद्य पदार्थ जरूरी है सही पाचन के लिए। चलिए भाई बच्चों, अब मुझे लगता है बहुत हो गया, 1-1.5 घंटे का क्लास हो गया है और मैंने आपको 125 ना सही लेकिन 100 तो क्वेश्चन करा ही दिए होंगे। 100 से ऊपर तो हमने कर ही लिए होंगे। कई मैंने आपसे ओरल भी क्वेश्चन पूछे हैं। तो धन्यवाद आप सभी का स्टूडेंट्स, मेरे साथ जुड़ने का। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मैं आपको और बढ़िया बढ़िया टॉपिक समझा दूंगी और अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।